का जो हमारा टॉपिक चलेगा वो टॉपिक चलेगा मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर होना हमें से कई लोग जानते होंगे पर कई लोग नहीं भी जानते होंगे कि हीट भी चलती है, ट्रांसफर होती है, इधर से इधर पहुंचती है ना। जैसे जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आप कभी करके देखना, यदि कभी नहीं किया तो चम्मच या कोई भी मेटलिक रॉड है ना, मेटलिक रॉड लेना, उसका एक सिरा गर्म करना। ये मैंने फ्लेम बना दी, तो एक मेटलिक रॉड लेना, मेटलिक रॉड में भी चम्मच हो सकती है, उसको फ्लेम पे रखना, गर्म करना। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ये वाला सिरा पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये जो नॉर्मल टेम्परेचर था, यानी गर्म तो हम इस सिरे को कर रहे हैं, गर्म तो हम इस सिरे को कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी देर बाद जब इसे पकड़ना मुश्किल हो रहा है तो इसका मतलब हीट यहां से यहां पहुंच रही है। तो यानी हीट आप इस सिरे को कर रहे हो, पहुंच यहां भी रही है, तो हीट खिसकी ना, ट्रांसफर हो रही है ना। तो ऐसे ही कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जब हमने हीट को, इस ट्रांसफर को डिटेल में पढ़ा तो हमने पाया हीट 3 तरीके से चलना जानती है। जैसे बचपन में सिखाया जाता है ना ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो आज हम जमीन पे चलना तो हम पहले ही जानते थे, पानी में चलना सीख गए, आकाश में उड़ना सीख गए, है ना। ठीक नहीं बेटा, यहाँ आवाज, बेटा मेरी आवाज में कोई इश्यू आ रहा है आप लोगों को? आवाज में कोई इश्यू आ रहा है? एक शिकायत आ रही है, जल्दी बताओ। मेरी आवाज, मेरी ऑडियो, मतलब मेरी वीडियो और ऑडियो में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। भूमिका 2 अपना सिग्नल चेक करिए, सबको बढ़िया आ रहा है। हाँ, तो बचपन में हमने जैसे पढ़ा था ना, बचपन में जैसे पढ़ा था कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते थे, बस से चलना है ना, ट्रेन से जाना है, ये सब जमीन पे है, सब पानी से भी जाते हैं, हवा से भी जाते हैं। तो हमने जब इस हीट को पढ़ा तो हमने पाया ये भी 3 तरीके से चल रही है, तो हमने नाम रख दिए। उसमें से एक अंदाज को नाम रख दिया कंडक्शन मोड, एक को नाम रख दिया कन्वेक्शन मोड, एक अंदाज को, और एक को बोल दिया रेडिएशन। रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कब हमें कंडक्शन वर्ड यूज करना है, कब हमें कन्वेक्शन वर्ड यूज करना है, और कब हमें रेडिएशन वर्ड यूज करना है। तो देखिए, जनरली जो सॉलिड्स होते हैं उसमें ये होता है, इन सॉलिड्स कंडक्शन जो फ्लो है, कंडक्शन के थ्रू हीट का खिसकना, कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होना, वो सॉलिड में होता है, ये फ्लूइड में होता है, और ये कहीं भी हो जाता है। इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि सॉलिड होना चाहिए, फ्लूइड होना चाहिए। यानी सॉलिड हो तो बढ़िया, रेडिएशन वो कन्वेक्शन हो तो, वो फ्लूइड हो तो ठीक, और कुछ भी ना हो तो भी चल लेता है ये। यहां हमारे पास मीडियम कंपलसरी है, मीडियम होना चाहिए वो भी सॉलिड, या मीडियम होना चाहिए वो भी फ्लूइड, या मीडियम हो तो बढ़िया, ना हो तो बढ़िया, इसके लिए कोई शर्त ही नहीं है। आइए धीमे धीमे शुरुआत करते हैं, ठीक है, धीमे धीमे शुरुआत करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, एक चीज मैं थोड़ा सा बियॉन्ड स्कोप ले जा रहा हूं, है ना, सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा लगेगा। इस दुनिया में सबके पास टेम्परेचर है, सबके पास थर्मल एनर्जी है, ये बात मैं पढ़ा चुका हूं। सबके पास थर्मल एनर्जी होती है, इवन बर्फ के पास तक थर्मल एनर्जी है। बर्फ के पास हम उसमें से भी हीट निकाल सकते हैं, तो उसको और टेम्परेचर और डाउन कर सकते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले की क्लासों में। थर्मल एनर्जी सब में होती है, और इस थर्मल एनर्जी की वजह से थर्मल एनर्जी की वजह से पता है, थर्मल एनर्जी की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट मोड में आ जाते हैं। वाइब्रेशन, जितनी ज्यादा थर्मल एनर्जी वो उतना वाइब्रेशन करते हैं मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल में जितनी ज्यादा थर्मल एनर्जी वो उतना वाइब्रेट करता है। मतलब टेम्परेचर की वजह से वाइब्रेशन भी होते हैं, इवन इन सॉलिड्स। इवन इन सॉलिड, इस कमरे की दीवार की ईंट भी निकालो ना, तो वो भी ना, उसके भी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, हमें आंखों से नहीं दिखेंगे आंखों से, लेकिन वो वाइब्रेट करते हैं। सॉलिड के भी, हाँ, सॉलिड में क्या होता है, जैसे सॉलिड की जो स्ट्रक्चर है ना, यदि हम मॉलिक्यूलर फोर्स के बिहाफ पर देखें, मॉलिक्यूलर फोर्स के सिनेरियो से देखें, तो सॉलिड क्लोजली पैक्ड, सारे मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं। ये जो मैं डॉट दिखा रहा हूं वो, ये मान लीजिए सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है, एटम है, मॉलिक्यूल है। पर ऐसी कोई लाइन थोड़ी नहीं होती, दिखती थोड़ी नहीं है लाइन हमें। ये लाइन है एटम के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स
को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये एटम या ये मॉलिक्यूल एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से बंधे हुए हैं, ये और ये एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से बंधे हुए हैं। और आप चाहो तो लाइन नहीं, आप स्प्रिंग दिखा सकते हो, क्योंकि इस फोर्स का नेचर स्प्रिंग जैसा होता है, इस फोर्स का नेचर स्प्रिंग जैसा होता है, ठीक है, इन फोर्सों का जो नेचर होता है स्प्रिंग जैसा होता है, तो आप स्प्रिंग भी दिखा सकते हो। स्प्रिंग एक्चुअली वास्तविकता में नहीं दिखेगी, वो नेचर स्प्रिंग जैसा है। अब आप बताइए, ये जो एटम है यदि ये हिलने लग जाए, वाइब्रेट करने लग जाए ऐसे, तो ये भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया, ये भी डिस्टरबेंस, और ये भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया। सॉरी बेटा, सॉलिड के मॉलिक्यूल में फ्लूइड जैसी शक्ति तो नहीं होती। अच्छा, फ्लूइड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो फ्री होते हैं, वो चल सकते हैं, फिर सकते हैं। और ये शोले के पिक्चर के वो जो धर्मेंद्र उसके रस्सियां बंधी होती है ना, बस वो क्या कहते हैं, डायलॉग दे सकता है, बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, वो तो बंधा हुआ है ना, वो बस ऐसे ऐसे हो लेगा, यूं कर लेगा, डायलॉग दे देगा, नहीं बसंती नहीं, तो वो बंधा हुआ है। और लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल वो बसंती है, जब तक है जहां जाने जहां, मतलब वो चल सकती है, फिर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, है ना। अब ये बात मैं बता क्यों रहा हूं, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, जैसे ही थर्मल एनर्जी एंटर करती है, एक्चुअली थर्मल एनर्जी सॉरी सब में होती है, लेकिन जैसे जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ती है, सॉलिड में वाइब्रेशन बढ़ जाती है और लिक्विड में मोशन बढ़ जाता है। फ्लूइड में तो मॉलिक्यूल, क्योंकि वहां तो ये बंधन है ही नहीं, उसे बसंती की तरह समझो, वो मूव करने लग जाएगा। आपने पानी में देखा होगा, पानी को बर्नर पे रख दो, जब उबल चालू होता है या हीट एनर्जी, तो मॉलिक्यूल तितर बितर है ना, रैंडमली मोशन करने दिख जाता है। सॉलिड में दिखता नहीं है, लेकिन सॉलिड में भी होता है, ठीक है। अब आ जाइए, मैं क्या बता रहा हूं। अब देखिए होता क्या है, ये सॉलिड है, इसके कुछ एटम या मॉलिक्यूल को ऐसे देखिए, आप जितने होंगे उतने तो मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको फील करना है। ये मैंने कुछ डॉट 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 लगाए, ये क्या है, सॉलिड के मॉलिक्यूल जो वेल अरेंज है और जय के सॉरी हाँ जय सोले के जय धर्मेंद्र की तरफ बंधे हुए हैं, ऐसे हिल सकते हैं, बस मूव नहीं कर सकते। अब जैसे ही मैं इसको हीट एनर्जी देता हूं, ठीक है, जैसे ही मैं इसको हीट एनर्जी दूंगा, तो ये हिलने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा, हिलने लगेगा, वाइब्रेट। आप ऐसे समझो, गरम गरम तवे पे पॉपकॉर्न डालते हैं ना, तो वो फट जाता है कि नहीं, वो हिलने लगता है, रुकता नहीं है, तो ये हिलने लगेगा। इसके यानी हिलने लगेगा, जब ये हिलने लगेगा तो ये बगल वाले एटम को धक्का देगा नहीं देगा, फिर बगल वाला हिलने लगेगा। आप सोचो, यदि मैं इसको हिलाने लग जाऊं तो ये भी हिलने नहीं लग जाएगा, और ये ज्यादा हिलेगा तो ये भी हिलने लग जाएगा। तो ऐसे ही जब ये हिलने लगेगा, थर्मल एनर्जी की वजह से वाइब्रेट करने लगेगा, तो ये बगल वाले को एनर्जी दे देगा कुछ, फिर ये हिलने लगेगा, ये हिलने लगेगा, एनर्जी पहुंचेगी, ये बगल वाले को हिलाने लगेगा, यानी एनर्जी बगल में पहुंच गई, ये बगल में। आप ऐसे समझो, लाइन से साइकिल रखी हुई है, अचानक से एक साइकिल गिर जाए तो तर 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 साइकिलें गिरती चली जा रही है, जबकि पहली वाली साइकिल अभी भी वही है, लेकिन उस साइकिल से जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, उस साइकिल से जो एनर्जी क्रिएट हुई, साइकिल ने अपनी एनर्जी, है ना, तो बगल वाली साइकिल को पास कर दी, बगल वाली ने बगल वाले को पास कर दी, बगल वाले ने बगल वाले को पास कर दी, जबकि वो वाली साइकिलें वही है, तर 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 तर, थोड़ी गिरी जरूर, थोड़ा हिली डुली अपनी जगह पर, लेकिन उस तर 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 के साथ तो नहीं गई है, लेकिन एनर्जी कुछ तो है जो सामने में जा रहा है। एक भीड़ खड़ी हुई है, कई लोग खड़े हुए, अचानक एक धक्का है, मैंने आगे वाले को धक्का दिया, आगे वाले ने आगे वाले को, तो एक धक्का आगे खिसक जाता है कि नहीं, आगे तक धक्का चला गया, जबकि मैं तो वही, है ना। तो ऐसे ही ये अपनी एनर्जी इसको, ये अपनी एनर्जी इसको, ये अपनी एनर्जी इसको, और ऐसे 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 करके एंड तक एनर्जी पहुंच जाती है। ये कहलाता है कंडक्शन मोड, जो कि सॉलिड में होता है, जिसमें थर्मल वाइब्रेशन जनरेट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बगल में, फिर बगल में, बगल में, बगल में एनर्जी जाने लग जाती है। आ रहा है समझ में? ये है थर्म कंडक्शन मोड, इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होना। अब इसको ऐसे भी समझिए, मैं एक थोड़ा सा साइड में समझाने के लिए बोल रहा हूं। मान लो मेरे बास्केट में कुछ सेब है, एप्पल, और मेरे पास 15-20 स्टूडेंट है ना, उनको लाइन में खड़ा कर दूं और मुझे वो सेब उनमें बांटने हैं। तो तरीका क्या है, एक तरीका ये भी हो सकता है ना, जैसे ये कुछ स्टूडेंट मैंने खड़े कर दिए, ठीक है, और यहां मेरे पास ये मैं हूं, मैंने इसको सेब दिया, इसने मतलब बास्केट रख दी, इसके आगे बास्केट रख दी, इसने बास्केट में, ये भी बास्केट, इसने बास्केट में से सेब निकाला और बगल वाले को दे दिया, फिर निकाला बगल वाले को दे दिया, अच्छा इतनी देर में बगल वाले ने इसको दे दिया, फिर इसने बगल वाले को दे दिया, इसने बगल वाले को दे दिया, तो खिसक कोई नहीं रहा, लेकिन धीमे धीमे सेब ट्रांसफर हो रहे हैं ना, एंड तक सेब ट्रांसफर हो रहा है ना, ये होता है। इसको ऐसे भी समझो
कि जब एक स्किल्ड लेबर होती है, लेबर जैसे सपोज करो मेरे इधर ईंटों का एक चट्टा बिछा हुआ है और मुझे वो ईंटें वहां पहुंचानी है ईंटें, ठीक है, वहां पहुंचानी है। तो मैंने है नहीं, तो लेबर खड़ी करी, करीब 20 लोग 15-20 लोग खड़े किए लाइन से। अब देखिए इधर से ईंट उठा के मैं बगल वाले को दे रहा हूं, मैं इधर से ले रहा हूं बगल वाले को दे रहा हूं, बगल वाला अपने बगल वाले को दे रहा है, बगल वाला अपने बगल वाले को दे रहा है। तो अब आप बताइए थोड़ी देर में इधर की ईंटें वहां पहुंच जाएंगी कि नहीं, इधर की ईंटें सारी पहुंच जाएंगी कि नहीं। ये होता है कंडक्शन मोड। अब बस ये हो सकता है कि ये कंडक्शन मोड सॉलिड में होता है। अब कोई सॉलिड अच्छे से कंडक्ट करेगा, कोई बेकार से करेगा। किसी में ये चीजें जल्दी जल्दी होंगी, किसी में धीमे धीमे होंगी। मतलब सपोज करो जैसे एक बंदा स्किल्ड लेबर ईट लिए यूं करके, इला भाई ईट है, ले तू ले ईट, ले तू इधर ले ईट, ले तू इधर ले, ऐसे करके जल्दी जल्दी। धोनी को देखा है स्टंपिंग उसकी, कभी कभी तो देखता नहीं है, बॉल आ रही है फटाक इधर ही मार दी, मतलब उस बॉल के मोशन को थप्पड़ मार दिया, स्टंप में मार दिए। तो एक तो होती है ये जल्दी जल्दी करना। तो जो ये काम जल्दी जल्दी करेगा हम बोलेंगे वो अच्छे कंडक्टर हैं, क्योंकि वो अच्छे से कंडक्ट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी, ला भाई ईट ला ईट ला ईट ला, जल्दी जल्दी, अच्छे कंडक्टर हैं। और एक ऐसी लेबर बुला लाया मैं, है ना, पैसे भी नहीं दे रहा हूं उन्हें, सपोज करो 150 रुपए में काम कराना चाहता हूं, तो फिर लेबर भी बदतमीजी करेगी। हाँ भाई थोड़ी सी ईट ला भाई ला, आराम से ले, लेगो नहीं लेगो, ले ला, अब रुक जा यार बीड़ी पी लेंदे मुझे, आराम से रुक गया, बीड़ी पी रहा है आराम से, 1 बज गया, मैं खाना खाऊंगा फिर करूंगा काम, आराम से। तो अब बताइए ईंटें खिसक रही है लेकिन स्लो रेट से, है ना, स्लो रेट से। ये तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोलेंगे इस एफर्ट को इंसुलेशन, या यूं कहेंगे बैड कंडक्शन, बैड कंडक्टर। तो हाँ ये हो सकता है कि ये काम अच्छे से हो रहा होगा तो अच्छा कंडक्टर, और यही काम ढीले तरीके से हो रहा होगा तो उसे बोलेंगे हम बैड कंडक्टर। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो धोनी मान लीजिए गुड कंडक्टर, फटाफट करने वाले, स्पीड से करने वाले गुड कंडक्टर। और जो नॉन मेटल होते हैं उनमें ये काम होगा लेकिन बहुत स्लो रेट से, उन्हें हम बैड कंडक्टर बोलते हैं। बस ये चीज। तो गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर मतलब कोई बैटिंग अच्छी करता है कोई बुरी करता है। अब देखो विराट कोहली खिलाएगा अच्छी बैटिंग करेगा, है ना, और उसके बाद दीपक चाहर को उतार दो या उसको, तो ठीक है बल्ला तो पकड़ ही लेगा, कुछ तो कर ही लेगा ना, उसे अच्छा बैट्समैन नहीं बोलेंगे। तो परफेक्ट कंडक्टर भी हमारे पास कोई नहीं है, क्योंकि विराट कोहली भी 0 पे आउट रहा था, परफेक्ट इंसुलेटर भी कोई नहीं है, जसप्रीत बुमराह भी झटका मार देता है, ऐसे समझिए, है ना, परफेक्ट कंडक्टर। लेकिन कंडक्शन ये होता है, होपफुली कि मैं समझा पाया हूं कि कंडक्शन होता क्या है। सॉलिड में ये होता है और सॉलिड में अच्छे बुरे हो सकते हैं बस, है ना। अब आते हैं यहां पे इन फ्लूइड। यहां पर जैसे ये मैंने पानी लिया भगोने में, ये भगोना है उसमें पानी है, ये स्टैंड पे रख दिया और ये फ्लेम बर्नर ऑन कर दिया, है ना। अब यहां पे समझना, अब यहां पे धर्मेंद्र की तरह बंधा हुआ नहीं है कोई कि बसंत 3 कुत्तों के सामने मत नाचना, दे मैं तेरा खून पी जाऊंगा, वो नहीं है। यहाँ पे ये मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्लेम ने जिस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया होगा, फ्लेम ने, 1 मिनट, ठीक है, फ्लेम ने जिस लिक्विड का, अब एकदम से धप्पा करके पूरा, तो मेरी माचिस की तीली डालने से समुद्र में उबाल तो नहीं आ जाएंगे ना, कि मैं गरम गरम माचिस की तीली डाल दूं तो समुद्र में है उबाल आ गया, उबलने लग जाए। आपने यहाँ फ्लेम लगाई, टाइम लगेगा। तो पहले सपोज करो ये लिक्विड गर्म हुआ, तो सुनना जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा उस लिक्विड का, तो हम पास में पड़ चुके हैं, डेंसिटी गिर जाएगी ना, डेंसिटी धीमे धीमे बोल रहा हूं गिर जाएगी। ध्यान करो टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ता था, डेंसिटी गिरती थी। अब इतने पोर्शन की, सपोज करो ये वाला लिक्विड पहले गर्म होना चालू हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ा सबसे पहले, तो इसकी डेंसिटी गिरी। अब डेंसिटी गिर गई तो ये हल्का हो गया ना, हल्की चीजें अपने आप ऊपर जाती है तो ये ऊपर उठने लग जाएगा। तो पहले तो इसे रिकॉल करो इस कॉन्सेप्ट को, ये रट जाना चाहिए कि डेंसिटी कम होगी टेम्परेचर बढ़ने पे, और ये भी दिमाग में फिट होना चाहिए कि जिसकी डेंसिटी कम होती है वो अपने आप ऊपर उठ जाता है। बताना, गर्म हवा का गुब्बारा, गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर उठता ही नहीं उठता, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम कर देते हैं हम, तो अपने आप उठने लग जाता है, उसको एक लिफ्ट मिल जाता है ऊपर। गर्म हवा ऊपर रहती है तभी तो एग्जॉस्ट ऊपर लगाते हैं, ठीक है। तो अब वो लिक्विड गर्म हुआ तो वो अपने आप ही ऊपर उठ रहा है डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से। अब जब ये ऊपर उठेगा तो यहाँ गड्ढा तो नहीं हो जाएगा, वहां गड्ढा तो हो नहीं जाएगा, उस स्पेस को भरने के लिए नियर बाई लिक्विड उसमें घुस जाएगा। अब सारा तू आ गया तो तेरी बारी है,
भैया जो आएगा फ्लेम तो उसको गर्म कर देगी। फिर जब ये गर्म हो जाएगा तो ये वाला ऊपर और उठ जाएगा, ये वाला ऐसा आ जाएगा। तो धीमे धीमे करके एक करंट बन जाएगी अंदर ही अंदर। लिक्विड ऊपर जाएगा, उसकी जगह कोई और आएगा, फिर वो ऊपर चला जाएगा, उसकी जगह कोई और आएगा, फिर वो गर्म होकर ऊपर चला जाएगा, उसकी जगह कोई और। ये होते ही रहेगा। अब इसको ऐसे समझो, ये समझ में आ गया। अब सेब दूसरे तरीके से बांटते हैं। ये रही बास्केट सेब की, ये मैं हूं, ये मेरी सेब की बास्केट, और यहाँ सेब बांटे जा रहे हैं। ठीक, अब मैंने ये जो बंदे हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, अब मैं सेब कैसे बांट रहा हूं? सेब ले और तेज निकल के पीछे लग जाइए, सेब ले और चल खिसक के पीछे लग जाइयो लाइन में, सेब ले और पीछे खिसक जाइयो। यानी अब सुनना, मैंने सेब बांटा, इधर जो बंदा था वो सेब लेके लाइन में पीछे लग गया। अब दूसरे नंबर का बंदा आगे आ गया, भैया ये ले सेब, अपनी पोजीशन छोड़ पीछे जा। तीसरा बंदा आगे आ गया, सेब ले और खिसक के पीछे जा। मैं पीछे इसलिए भेज रहा हूं कि यदि मेरे बास्केट में अभी सेब और बचेंगे तो फिर से उसको मौका मिल जाएगा। यदि मेरी बास्केट में और भी सेब ज्यादा है तो यदि, ये वाला एग्जांपल दिमाग में डालना, यदि फ्लेम कंटिन्यूअस नहीं जल रही है, इसका मतलब ये नहीं जो ऊपर पहुंच गया उसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। फिर वो धीमे 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 करके, भाई ये गर्म होता जाएगा, ये ऊपर आएगा, फिर वो इधर खिसक जाएगा, तो ये चलता रहेगा। तो सेब बांटने का जो दूसरा तरीका है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, जिसमें मॉलिक्यूल खुद अपनी जगह छोड़ेगा। इसमें अच्छा हुआ क्या, टेम्परेचर तो यहां भी बढ़ा था, डेंसिटी तो इसकी भी गिरी होगी, लेकिन ये तो धर्मेंद्र की तरह बना है ना, ये मूव नहीं कर पा रहा था, ये मूव नहीं कर पा रहा था, बंधा हुआ है सॉलिड, देखो ठीक है, लेकिन वहां या वो फ्री था या मूव कर गया, तो ये ऊपर चल गया। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। और ये जो करंट बन गई अंदर, करंट माने एक फ्लो बन गया, इसको कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। कन्वेक्शन करंट बोलते हैं इसको, जो अंदर फ्लो बन गई, धीमे 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 लिक्विड गर्म होता जाएगा, गर्म हो गया फिर और गर्म होगा, और गर्म हो गया तो और गर्म होगा, ये चलता रहेगा, कन्वेक्शन करंट। अब जितने भी फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड ये मैंने बता ही दिया, ठीक है, फ्लूइड जितने भी होते हैं, हाँ ये लिख रहा है ना, वो जितने भी फ्लूइड्स होते हैं ये गुड कन्वेक्टर होते हैं, अच्छा कन्वेक्शन करते हैं, बहुत अच्छे से कन्वेक्शन करते हैं। एयर है, लिक्विड है, चाहे वो पानी हो चाहे कुछ भी। लेकिन एक और चीज बेटा, यदि कोई बाइक अच्छी चला लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रक भी अच्छा चला लेगा, ठीक है ना। तो गुड कन्वेक्टर हैं पर बैड कंडक्टर होते हैं। अब ये दोनों शब्द ढंग से नहीं सुनोगे तो एक से लगेंगे क्या है, आखिर कहना क्या चाहते हो आप? गुड कन्वेक्टर कि हमसे कन्वेक्शन करवा लो बढ़िया से, पर ये नहीं कर पाएंगे हम, ये काम नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो वही बीड़ी पी पी के करेंगे, बहुत सुस्त रफ्तार से करेंगे, बहुत सुस्त रफ्तार से। यदि हमसे तुम कंडक्शन कराओगे, है ना, जब हमसे जसप्रीत बुमराह से बैटिंग कराओगे तो कोई भरोसा नहीं कैसी बैटिंग हो ये चीज। तो यानी यदि हम कहें कि भैया फ्लूइड प्लीज भाई यहां आ जा, कंडक्शन कर दे भाई, हाँ आ जाऊंगा, लेकिन भैया सीधी सी बात है मुझ पर चलाना नहीं आता कंडक्शन, तो इसलिए अब आगे देखेंगे। तो हम सुनना गौर से, अच्छे कन्वेक्टर है पर बैड कंडक्टर है ना, तो ऐसा इंसुलेटर यहां यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें दुनिया में सिर्फ कंडक्टर नहीं चाहिए, हमें इंसुलेटर। अच्छा एक मिनट, जिसे आप गुड कंडक्टर बोल रहे हो, एक मिनट सुनना, एक मिनट, जिसे आप बैड कंडक्टर बोल रहे हो, सुनो, बैड कंडक्टर है ना, बैड कंडक्टर, उसको आप गुड इंसुलेटर भी तो बोल सकते हो। सोचो, बैड कंडक्टर है भाई, तो उसका ऐसा नहीं कि वो यूजलेस हो गया। जो बैड कंडक्टर है इसका मतलब हम उससे इंसुलेशन का काम अच्छे से ले लेंगे। मेरी बात समझना, इस दुनिया में सिर्फ हमें कंडक्टर 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 नहीं चाहिए, हमें कुछ जगह इंसुलेशन चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मम्मी खाना बनाती है, ये रहा तवा, तवे का हैंडल है ना, लेकिन ये पूरा लोहा होता है, पूरा लोहा होता है, लेकिन यहां लकड़ी लगानी पड़ती है। आया ना, क्यों लगानी पड़ी बताता हूं, क्योंकि जब हम फ्लेम पे रखेंगे तवे को, फ्लेम पे, तो यहां तो हमें एक मेटल बॉडी चाहिए जिससे कि ये अच्छे से हीट हो, अच्छे से रोटी पराठे सेकें, ताकि नीचे से फ्लेम लगाएंगे ऊपर भी हीट पहुंचे। भाई फ्लेम तो, भाई यदि ये तवा है, ये तवा है तो फ्लेम तो नीचे लगती है लेकिन हीट ऊपर भी आ जाती है, दिस इज कंडक्शन। नीचे की हीट ऊपर तक आ गई, कंडक्शन। फिर जो रॉड इससे चिपकी हुई है वो भी कंडक्ट कर जाती है, वो भी खूब गर्म हो जाती है, पकड़ नहीं पाएंगी मम्मी। लेकिन क्योंकि हम ये भी जानते हैं यहाँ लकड़ी लगा दी, और लकड़ी क्या है, बैड कंडक्टर या गुड इंसुलेटर, इसकी हीट यहां पे नहीं पहुंचती। तो यानी इस दुनिया दोनों से चलती है, समझ में आ गया, दुनिया दोनों से चलती है।
बैड कंडक्टर से गाली मत समझ लेना, बैड बैड बैड। जसप्रीत बुमराह बैड बॉलर, वो बैड बैट्समैन है, बहुत गंदा बल्लेबाज है, गंदा बल्लेबाज है, लेकिन अब उसका स्किल तो देखो, अच्छा बॉलर तो है ना वो, तो अच्छा इंसुलेटर तो है। लकड़ी इतने आसानी से हीट नहीं होगी, तो हमें एक टीम बनानी होती है। अब लकड़ी को मैं यहां नहीं यूज कर सकता क्योंकि वो फ्लेम को नहीं, क्या कहते हैं, परजिस कर पाएगी। होपफुली कि आप ये समझ रहे हो कि क्या कंडक्शन है क्या कन्वेक्शन है। एयर को या तो अच्छे कन्वेक्टर की तरह यूज करो या अच्छे इंसुलेटर की तरह यूज कर लो, अच्छे इंसुलेटर की तरह। ये हो गया दूसरा तरीका। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैंने एक चीज लिखी है ना, जो कन्वेक्शन होता है फ्लूइड में होता है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी, मरकरी भी तो लिक्विड है, क्योंकि मरकरी कहता है मेरा पहला धर्म मेटल है, मैं पहले मेटल हूं बाद में लिक्विड हूं, पहले मेटल हूं, तो उसमें कंडक्शन होता है। मतलब मरकरी को यदि आप हीट करोगे तो उसमें कंडक्शन के थ्रू हीट डोमिनेट करती है, ना कि कन्वेक्शन के थ्रू। ध्यान रखना। तो ये एक्सेप्शन नहीं है, फिजिक्स में कहते हो कि एक्सेप्शन है, वो लिक्विड जरूर है लेकिन पहला उसका धर्म कि वो मेटल है, और मेटल में कंडक्शन होता है। तो ये सेब बांटने का एक तरीका बताया कि इधर से ईट लेके उधर पहुंचाई है ना, ये या सेब लेके उधर पहुंचा रहा हूं। दूसरा सेब बांटने का तरीका, सेब दिया, सेब जिसको रिसीव हुआ वो पीछे लाइन में वापस लग गया, फिर अगले को सेब मिलेगा, वो अपना सेब लेके पीछे लाइन में लग गया। अब आते हैं तीसरा तरीका, रेडिएशन। इसमें ध्यान रखना, सबसे पहली बात, मीडियम हो तो अच्छी बात, चाहे सॉलिड हो चाहे फ्लूइड हो, कोई भी हो, और नहीं हो तो अच्छी बात, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते हम तो। रेडिएशन, ये सेब बांटने का वो तरीका, ये मैं सेब लूं और रिसीवर को फेंक के दे दूं, ले कैच कर, मैं सोर्स हूं, मैंने फेंक दी, ठीक है। चलिए एक मिनट, तो क्या बता रहा था मैं, इसमें क्या होता है, ये सेब फेंक देता है सीधे, सोर्स फेंकता है, रिसीवर कैच कर लेता है, ठीक है। जैसे इससे बढ़िया क्या एग्जांपल होगा, सन, ये अर्थ, अर्थ का टकला हो गया है नहीं, फिर अर्थ का ये एटमॉस्फेयर हो गया, और एटमॉस्फेयर कोई पूरे ब्रह्मांड में थोड़ी नहीं फैला हुआ, सिर्फ 400 किलोमीटर तक होता है, लगभग 400 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है, 400। अब इसके ऊपर तो वैक्यूम है सब, ना यहाँ सॉलिड है ना फ्लूइड है, तो यहाँ कंडक्शन नहीं हो सकता इसमें में, यहाँ कन्वेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी तुम यहाँ बैठ के आराम से सन बात ले रहे होते धूप से। अब बताओ इस समय धूप निकल जाए तो कितना मजा आएगा ठंड में, है ना, क्योंकि ये रेडिएशन फेंक रहा है। रेडिएशन, रेडिएशन वैक्यूम में भी चले, एटमॉस्फेयर में भी चले गए, वो दुनिया के किसी भी मीडियम को पेनिट्रेट कर सकते हैं रेडिएशन। व्हाट आई हैव सेड, दुनिया के किसी भी मीडियम को पेनिट्रेट करने की क्षमता रखते हैं रेडिएशन, किसी से भी पेनिट्रेट कर लेते हैं, ठीक है, रेडिएशन। और इस दुनिया में कोई बॉडी नहीं है जो रेडिएट ना करती हो, मैं और आप भी रेडिएट करते हैं, वो नहीं जो पाद मार दिया मूली के पराठे मार खा के, वो रेडिएशन नहीं है। नॉर्मल भी बॉडी में से जो रेडिएशंस निकल रहे होंगे मेरी बॉडी से, और अभी आने दो एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, हमारी तुम्हारी सब बॉडी से, स्ट्रोक से भी रेडिएशन निकल रहे होंगे, किसी से कम किसी से ज्यादा निकलते हैं, जिसमें टेम्परेचर है उसमें रेडिएशन। तो रेडिएशन की खूबी है कि ये वैक्यूम में, वही लाइट, लाइट में जो प्रॉपर्टी होती है ना वो रेडिएशन में होती है। लाइट 3 × 10⁸ से चलती है ना। एक्चुअली मैं बताता हूं, लाइट ना 3 कंपोनेंट का मिक्सचर है, 3, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। तो जो इंफ्रारेड वाला पोर्शन होता है ना वो हालांकि और भी तरीके की रेडिएशन होते हैं, जो इंफ्रारेड वाला होता है वो गर्माहट महसूस कराता है, गर्माहट महसूस इंफ्रारेड कराता है पोर्शन। चलो छोड़ो, और ये रिफ्लेक्ट भी होता है, रिफ्रैक्ट भी होता है, 3 × 10⁸ से चलेगा वैक्यूम में, किसी और मीडियम में इसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, द मीडियम, इसके लिए मीडियम कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि सोचो ये सड़क है, इमेजिन, और ये सड़क टूट जाए, सड़क टूट जाए तो यहां की कार यहां नहीं पहुंच सकती ना, यानी मीडियम कंटिन्यूटी खत्म कर दी मैंने, सॉलिड यहां तक था, बीच में सॉलिड आ गया, तो अब ये हीट यहां पहुंच ही नहीं सकती। तो मीडियम की कंटिन्यूटी होना जरूरी है, यानी मीडियम होना जरूरी है, तब जाके हीट कंडक्शन या कन्वेक्शन मोड से चल पाती है। तो ये 3 तरीके हैं, और ध्यान रखना मैंने क्या बोला, जो प्रॉपर्टी लाइट में होती है वो रेडिएशन में होती है, रिफ्लेक्शन करना, रिफ्रैक्ट करना, है ना। अब सुनो कुछ क्वेश्चंस बताता हूं मैं, कुछ क्वेश्चंस जो एक नंबर के, वो ये, जैसे सपोज करो मेरा घर का बाहर का दरवाजा है, इमेजिन करो, लकड़ी का, इस समय ठंड पड़ रही है, सबको पता है जनवरी का सीजन है, सुबह जब मैं उठूंगा तो पूरा का पूरा दरवाजा रात भर ठंड में तड़पता रहा, ये जो दरवाजा है पूरी रात भर ठंड में तड़पता रहा, दरवाजे में बॉडी लकड़ी की है, हैंडल मेटल का है,
हैंडल मेटल का है और पूरी बॉडी लकड़ी की, लेकिन जब मैं लकड़ी को टच करता हूं तो ठंडा महसूस होता है और मेटल को टच करता हूं तो बहुत ठंडा महसूस होता है, जबकि दोनों का टेम्परेचर तो एक जैसा ही है ना, दोनों रात भर एक ही टेम्परेचर में पड़े रहे, लेकिन मेटल को छुआ तो ये बहुत ठंडा लगा, लकड़ी इतनी ठंडी नहीं लगी। उसका रीजन सुनिए। सबसे पहले इतनी बायोलॉजी आपको आनी चाहिए कि कोई चीज ठंडी हमें कब लगती है, कोई गर्म कब लगती है। जब हमें हीट घुसेगी तो हमें गर्माहट लगेगी, और जब हमें से हीट निकलेगी तो हमें वो पोर्शन ठंडा लगेगा। मेरी बात सुनना, यदि मैंने एक फ्लेम ली, फ्लेम के ऊपर हाथ रख लूं, गर्म लगा ना, क्योंकि मुझ में फ्लेम ने हीट घुसाई। तो जहां हीट घुसेगी जिस पोर्शन पे, अरे फ्लेम यहां लगाई तो मेरी पूरी बॉडी थोड़ी नहीं गर्म हो गई, उतना पोर्शन गर्म हुआ है ना। एक्चुअली ये सपोज करो मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है और यहां फ्लेम लगाई, तो फ्लेम का टेम्परेचर तो बहुत होता है, हाथ का टेम्परेचर तो वही होगा जो बॉडी होता है। तो ये हीट इसमें घुसी तो मुझे गर्माहट लगी, मैंने हाथ हटा लिया। अब यही मेरा हाथ है, मान लो थोड़ा मोटा कर देता हूं हाथ, इस पे मैंने बर्फ रख ली। अब बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और मेरे हाथ का टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा बताना, टेम्परेचर तो मेरे हाथ का ज्यादा है ना, तो मेरी हीट एनर्जी बर्फ में घुस रही है। देखो एरो, ये बर्फ, मेरी हीट एनर्जी बर्फ में घुस रही है। तो अब बताइए, बर्फ मुझे ठंडी इसलिए लग रही है क्योंकि बर्फ मेरे हाथ में से हीट एनर्जी, ये बर्फ है तो मेरे हाथ की हीट एनर्जी इसमें घुसी, इसने मेरे हाथ में से हीट एनर्जी निकाली है, इसलिए मेरे को बर्फ ठंडी लगी। और मैं यदि पे गरम गरम कोयला रख दूं तो उस कोयले से हीट एनर्जी मेरे उस हाथ पे घुस रही है, तो मुझे वो कोयला गर्म लग रहा है। तो गर्म, एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, गर्म चीजें तब लगती है जब वो हमें हीट देगा, और ठंडी कब लगती है, जब वो हमारी हीट खींच लेगा। अब सुनिए, मैं सवाल तो वो दे रहा था ना कि लकड़ी और दरवाजा मेरा लकड़ी का है, हैंडल उसका मेटल का है, दोनों रात भर एक ही टेम्परेचर में तड़पते रहे। लेकिन जब मैंने मेटल को छुआ, इमेजिन करो यहाँ कोई मेटल है नहीं है, चलो कोई नहीं, मैं इसको मेटल मान लेता हूं। जब मैं मेटल को छूऊंगा ना, तो मेटल आर गुड कंडक्टर, जैसे गुड कंडक्टर। तो सुनिए, जबकि जैसी मैं ऐसे रखूंगा और रात भर रखने के बाद इसका टेम्परेचर सपोज करो 15 हो गया, मेरे मान लो 10 हो गया, इसका टेम्परेचर हो गया 10 और मेरे हाथ का टेम्परेचर 20 है। ये कौन है 10, ये 20, ये 10, ये 20। अब जैसे मैं ऐसे रखूंगा, ऊपर से ये कंडक्टर और है, जल्दी से हीट खींचेगा मेरे हाथ में से, खच 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 खच, जल्दी से, ये बहुत जल्दी जल्दी खींचेगा, मौका देख के चौका मारेगा, जल्दी से मौका है नहीं ये। तो इसने हीट खींची और बहुत जल्दी जल्दी खींची, इसीलिए ठंडा लगा। अब मान लो ये लकड़ी है मेरे पास, लकड़ी ये ब्रश रखा हुआ है लकड़ी, ये भी उसी दरवाजे का हिस्सा है, और जब मैं इसे टच करूंगा, इसका भी टेम्परेचर 10 था, मेरे हाथ का टेम्परेचर 20 था, लेकिन ये बैड कंडक्टर है, लकड़ी बैड कंडक्टर, ठीक है ना, बैड कंडक्टर। तो ये हीट इतनी आसानी से खींच नहीं पा रही हाथ में से, हीट नहीं खींच पा रही हाथ में से, इसे समझ में आ रहा है, खींच रही है बहुत स्लो रेट से, इसीलिए क्योंकि मेटल मौका देके चौका मार रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी हीट खींच रहा होगा, जो भी पोर्शन मैंने टच किया है उस टच पोर्शन से खींच रहा होगा, इसलिए मेटल हमें ठंडे लगने लग जाते हैं। और चीज सुनिए, ये मैंने तवे का बता ही दिया, और क्वेश्चन सुनते चलिए कि जब हम एक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको एक बीकर मिलता है, एक स्टैंड, देखो ये स्टैंड मिला, एक बीकर मिला, उसके रख दिया, एक फ्लेम मिलती है, स्प्रिट लैम्प मिलती है, स्प्रिट लैम्प, पता है आपको एक वायर गॉज भी मिलता है, वायर गॉज मतलब वायर की जाली, लोहे की ऐसी जाली मिलती है, जाली। उस जाली को कैसे प्रयोग करते हैं, देखिए, स्टैंड लिया है ना, स्टैंड, उस पर ये स्टैंड होगा, उस पर ये जाली रख दी, ये जाली ऐसे, उस पर ये बीकर रख दिया, नीचे फ्लेम या स्प्लिट लैम्प रख दी। अब गर्म करते हैं, मतलब जाली लगा के गर्म करते हैं। तो उस जाली का यूज बता देता हूं क्या है। जाली का यूज ये है, यदि मैं जाली नहीं यूज करूंगा, मान लो ये स्टैंड, जाली नहीं यूज करूंगा, तो ये फ्लेम है, गौर से देखो पॉइंटेड रहती है जनरली, वो इस पोर्शन पे हीट दे रही होगी, मतलब फ्लेम फिर यूनिफॉर्म हीट नहीं दे रही, बीकर को नहीं दे रही। लेकिन जब मैं ऐसे यूज करूंगा तो फ्लेम पहले जाली पे पड़ेगी, और जाली वायर, मेटल के वायर की है, वायर सब पे हीट पहुंचा देगा, इसे ऐसे देखो, ठीक है, तो पूरा वायर हीट होगा। तो जो बीकर है, अच्छा एक मिनट सुनो,
ये सपोज करो ये मेरे पास बीकर है और ये फ्लेम है। अब फ्लेम इसे ऐसे गर्म करूंगा तो सिर्फ इतने पोर्शन पे हीट जा रही है और टाइम लेगा गर्म करने में, ऊपर से यूनिफॉर्म हीट नहीं जा रही। अब ये वायर की जाली लूं, जाली पे रख दिया, गर्म किया, नो डाउट फ्लेम अभी भी इस पे जा रही है, लेकिन फ्लेम पहले जाली पे गई। अब जाली से क्या हो रहा होगा, ये पूरे को गर्म कर लेगी अपने आप ही कंडक्शन से। तो अब बताइए बीकर पे एक तो ज्यादा एनर्जी पहुंचेगी, जल्दी जल्दी पहुंचेगी और यूनिफॉर्म पहुंचेगी। होपफुली कि आपको इस वायर का कमाल समझ में आया होगा। और सुनिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमें रजाई, सुनिए रजाई का क्या रोल है। अब आप कहोगे सर गर्म करती है हमें, तो रजाई में कोई हीटर लग रहे होते हैं जो हमें गर्म कर देते हैं? रजाई कैसे गर्म करती है हमें से कईयों को नहीं पता होगा। कई सोचते होंगे कि जो उसके अंदर रुई है वो गर्म करती है ना हमें जो। तो अब मैं एक्चुअली बताता हूं, रजाई गर्म नहीं करती। रजाई तो एक रुई और एयर से कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन से बनी हुई एक सुरक्षा कवच होती है, बस वो इंसुलेटर होती है। रजाई किससे बनी होती है? रुई से, और नई नई रुई से। सुनना, मैं एक और बात बताता हूं, रुई कैसी होती है? स्पॉन्जी, स्पॉन्जी होती है ना। यदि स्पॉन्ज को दबाऊंगा मैं तो उसकी एयर निकल जाएगी, और जो स्पॉन्ज होता है इसका मतलब ये उसमें स्पॉन्ज भी और एयर भी है। तो जो रजाई आती है उसमें रजाई में रुई भी होती है और एयर भी होती है। रुई भी इंसुलेटर और एयर भी इंसुलेटर। ध्यान रखना, एयर कंडक्टर अच्छा नहीं है, कन्वेक्टर अच्छा है, कंडक्टर अच्छा नहीं है। तो जो नई नई रुई होती है रजाई की, उसमें रुई भी होती है और एयर भी होती है। रुई एयर, रुई और एयर का डेडली कॉम्बिनेशन, दोनों ही इंसुलेटर है। अब देखिए उसका कमाल, ये बंदा है गद्दे पे लेटा है, ये गद्दे पे ऐसे लेटा हुआ है, और ये रजाई, ठीक है, ये रजाई है। रजाई, अब बताइए रजाई उसने ओढ़ ली। अब ये रजाई किसकी बनी हुई है? कॉटन एयर, कॉटन एयर, कॉटन एयर। इसमें कॉटन एयर का मिक्सचर है, कॉटन एयर का डेडली कॉम्बिनेशन। अब देखिए क्या होगा। अब हीटिंग कैसे चालू होती है? हमारी बॉडी से निकलते हैं रेडिएशन, निकलते हैं ना, मैंने बोला था सबसे रेडिएशन निकलते हैं। अब जब ये रेडिएशन निकलते हैं, अब ये इसको पार नहीं कर पाते, एक लक्ष्मण रेखा से गिरती सुरक्षा कवच, इंसुलेटर है ये इंसुलेटर है। तो ये रेडिएशन, क्योंकि रुई और एयर कंडक्ट नहीं करते, तो कंडक्शन के थ्रू बाहर हीट निकल ही नहीं पाती। करते हैं नो डाउट, क्योंकि आइडियल इंसुलेटर तो कोई नहीं है इस दुनिया में। तो आप ये मान लो कि इस बंदे ने 100 जूल एनर्जी निकाली, 100 जूल, तो 4 जूल 5 जूल निकाल दी, बाहर निकल जाएगी, लीक हो जाएगी। 90 जूल तो फिर भी अंदर रह गई, 90-95 जूल। तो धीमे धीमे रजाई अब गर्म होना चालू होती है, रजाई नहीं गर्म होती। यदि रजाई गर्म होती तो आप बिस्तर पे बिछा दो, जब आप आध घंटे बाद आते हो तब भी रजाई ठंडी ही मिलती है। जब भी रजाई में आप पहली बार एंट्री मारोगे, रजाई ठंडी मिलेगी। पहले से क्यों नहीं गर्म हो जाती वो रजाई? पहले आप घुसिए, आपकी बॉडी हीट करेगी उस रजाई के एनवायरनमेंट को, और रुई और एयर ने क्या काम किया? उस हीट को बाहर नहीं निकलने दिया। ये कॉम्बिनेशन होता है रुई का और एयर का। एयर अच्छा इंसुलेटर होती है, समझ रहे हो ना? एयर रुई का डेडली कॉम्बिनेशन। अब एक चीज और, ऐसी ये एक चीज और, आप कभी सर्दियों में पंछियों को देखना, सर्दियों में जो उनके पास तो बेचारों के पास रजाई नहीं होती, उनके पास पंख दिए भगवान ने, सबको कुछ ना कुछ दिया है सरवाइव करने के लिए। वो क्या करते हैं? अपने पंखों को फैलाते हैं और एयर को ट्रैप करके ऐसे बैठ जाते हैं, एयर को ट्रैप करके बैठ जाते हैं, यानी कुछ ऐसा ही सीन बन जाता है। तो उनके पंख तो ये सुरक्षा कवच का काम करते हैं, और उनकी बॉडी से जो रेडिएशन निकलते हैं वो उस एयर में ट्रैप रहते हैं अंदर ही, है ना, बाहर नहीं। तो ये थोड़ा सा उससे गर्माहट बनाए रखते हैं। स्वेटर है ना, वुलन और एयर के भाई वुलन के फाइबर होते हैं, फाइबर है तो वुलन प्लस एयर का कॉम्बिनेशन, तो हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं निकलने देते। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, समय के साथ साथ रजाई की जो एफिशिएंसी वो कमजोर हो जाती है। समय के हिसाब से आपके जो नया स्वेटर लाते हो उसमें गर्माहट अच्छी होती है, लेकिन 5 साल बाद 6 साल बाद स्वेटर में उतनी गर्माहट नहीं फील कर पाते हम, उसकी एफिकेसी खत्म सी होने लग जाती है। रजाई की एफिकेसी वो नहीं रहती। उसका रीजन बताता हूं। अब इन 5 साल 6 साल में स्वेटर धुलेगा भी, झाड़ेंगे भी, उसे लटकाएंगे भी, 6 महीने वो बंद भी रहेगा। ऐसी रजाई के संग होगा, धुलते भी है नहीं, उसमें बैठते भी है, कूद भी जाते हैं रजाई पे। तो धीमे धीमे जो अंदर जो उसकी कॉटन होती है ना,
उसका स्पॉन्जी नेचर खत्म होना चालू हो जाता है, स्पॉन्जी नेचर, ऐसे 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 ऐसे। इसका मतलब उसमें से एयर निकलनी चालू हो जाती है, रुई गट्ठर होने लग जाती है ना। जो रुई पहले फैली फैली आती है, आप देखो जिसने रजाई की रुई को धुनते हुए देखा होगा मशीनों में, कैसी रुई खिली खिली आती है ना, फूली फूली आती है, क्योंकि उसमें एयर प्लस कॉटन का कॉम्बिनेशन होता है डेडली। लेकिन समय के हिसाब से वो गट्ठर बनने लग जाती है रुई, इसका मतलब उसमें से एयर निकलने लगी। तो बताना, पहले रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी मिलकर ओपनिंग कर रही है और बढ़िया टाए 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 रन बना रही है, अचानक एक आउट हो जाए रोहित शर्मा, एक पे तो जिम्मेदारी रह गई, तो एयर निकल गई उसमें से, तो कॉटन अकेले कितना इंसुलेशन देगी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि नई रजाई या पुरानी रजाई, नया स्वेटर पुराने स्वेटर में क्यों अंतर हो जाता है? क्योंकि एयर निकल चुकी होती है। एयर अच्छा इंसुलेटर होती है, इतना अच्छा इंसुलेटर होती है कि लकड़ी से अच्छा लकड़ी का बुरादा अच्छा होता है इंसुलेटर के मामले में। लकड़ी से अच्छा लकड़ी का बुरादा, क्योंकि बुरादा जब करोगे घिसोगे तो एयर ट्रैप हो जाएगी उसमें। जब तुम बुरादा उठाओगे तो बुरादा यानी लकड़ी प्लस एयर का कॉम्बिनेशन आएगी। तो बुरादे को भी तुमने देखा होगा, जो बर्फ की सिल्लियां है ना, बर्फ की सिल्ली जो होती है ना, अब यार सब्जी तो ढकेल पे बिक जाएगी, सुबह की शाम को बिक जाएगी, है ना सब्जी तो, लेकिन बर्फ की सिल्लियां जब बिकती हैं, लगती है ना जहां पे बर्फ की सिल्ली चाहिए होती है, सुबह वो यदि लगाएगा, हालांकि जगह जगह नहीं लगती, तो वो सुबह से शाम तक तो मेल्ट हो जाएगी। तो वो इस बर्फ पर सॉडस्ट, लकड़ी का बुरादा, बोरा, भूसा ऐसा डाल देते हैं, ऐसे डाल देते हैं, ठीक है, जिससे कि उसका मेल्टिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। ये क्या चीज के एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं? ये कंडक्ट की कहां का, कंडक्शन का आपको। और एक और कन्वेक्शन में एक क्वेश्चन आता है, यदि आप एक लिक्विड लीजिए, मतलब ये मेटल का कंटेनर है और इसमें लिक्विड टॉप तक भर रहा है, टॉप तक पूरा लिक्विड भर रहा है ये, ठीक। तो सुहानी, ये भी एक मिनट हाँ, तो इधर देखिए, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, कि एक कंटेनर में लिक्विड भर दिया मैंने। सवाल मेरा ये है कि इस एग्जांपल में तो मैंने लिक्विड को बॉटम से फ्लेम दी, नीचे से गर्म किया। यदि मान लो मैं एनी हाउ ऊपर से हीट एनर्जी दे रहा हूं, ये एरो सपोज करो हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं, व्हाट हैपेंड टू द लिक्विड इफ लिक्विड इज हॉट हीटेड फ्रॉम द टॉप? ऊपर से यदि लिक्विड को हीट करे तो क्या होगा बेटा? ऊपर से हीट करेंगे तो मान लो इतना लिक्विड गर्म हो भी गया, मान लो इतना ऊपर से हीट दे रहे हो, तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वही टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी एज यूजुअल। तो यार ये नीचे क्यों जाएगा? क्यों जाएगा ये नीचे? तो ये तो ऊपर जाना था, ये तो और ऊपर पहले से है वो। तो पता है यहां कन्वेक्शन हो ही नहीं पाएगा, कन्वेक्शन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कन्वेक्शन के लिए नीचे से गर्म करना होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी हल्की होगी, फिर वो ऊपर उठेगा, फिर उसकी जगह कोई और ले तब भी लेगा। अब आपने ऊपर से गर्म कर दिया, उसकी डेंसिटी कम हो गई, लेकिन अब ये और कितना ऊपर जाए? ऊपर तो जगह ही नहीं है, नीचे जाएगा नहीं। तो जब लिक्विड को ऊपर से गर्म करते हैं, है ना, तो ऊपर की कुछ लेयर गर्म हो जाएंगी, नीचे नहीं हो पाता गर्म। और कन्वेक्शन तुम करने नहीं दे रहे हो क्योंकि ऊपर से गर्म कर रहे हो, और अच्छे कंडक्टर ये होते नहीं है, तो बहुत स्लो रेट से हीट जाएगी। यदि तो थोड़ी बहुत हीट जा भी रही होगी ना, तो वो कंडक्शन मोड से जा रही होगी, कंडक्शन मोड से। और क्योंकि ये बहुत गंदे कंडक्टर होते हैं, तो इसलिए बहुत स्लो रेट से हीट पहुंचेगी। इसके लिए तो आप एक एक्टिविटी घर पे कर सकते हो कि आप एक बाल्टी लीजिएगा, थोड़ी लेंथ में अच्छी हो, और इसको ना इमर्सन रॉड से गर्म करना। इमर्सन रॉड, मान लो ये मैंने इमर्सन रॉड डाल दी, वही जो पानी, और प्लग लगा दिया यहाँ पे तार से। अब जब ये गर्म कर रही होगी पानी को, तो देखो यहां से गर्म करना चालू करेगी, यहां से, मतलब ये एलिमेंट इतने पानी को गर्म करेगा, इतने को। अब आप इसको 15-20 मिनट गर्म करना, ये तो मैं वो एक्टिविटी बता रहा हूं जो घर पे करके देख सकते हो। इसे 15-20 मिनट के बाद प्लग निकाल देना। प्लग निकालने के बाद अपना हाथ नीचे तक डालना, नीचे तक। आप पता है क्या देखोगे? आपका जो नीचे वाला हाथ है वो ठंडा ठंडा महसूस करेगा, ऊपर गर्म। जो ये साफ बता रहा है कि ये इमर्सन रॉड सिर्फ इतने पानी को गर्म कर पाई है, इतने पानी को, इसको तो गर्म ही नहीं कर पाई है वो। या फिर इमर्सन रॉड पूरी डिप करो, पूरी डिप करो, नीचे तक जाए। लेकिन यदि ऐसे डिप की है ना आपने,
तो इतना पानी गर्म होगा, इतना नहीं हो पाता। और यदि आपने कोई सस्ती सी प्लास्टिक की बाल्टी ले ली है, हल्की सी, और इतनी बड़ी है, तो आपको हाथ डालने की जरूरत नहीं है, बाहर से टच कर लेना इस सरफेस को, ये गरम गरम महसूस होगा, ये ठंडा ठंडा महसूस होगा। जो ये बता रहा है कि कन्वेक्शन कहां से होगा, कन्वेक्शन होगा तो इतने एरिया में हो रहा होगा, बस इतने एरिया में हो रहा होगा, नीचे हो ही नहीं पाएगा। अब एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि जैसे ये मोमबत्ती है मेरे हाथ में, ठीक है, ये मोमबत्ती है, कैंडल, तो जब कैंडल को ऑन करते हैं, लाइटर को ऑन करते हैं, ऊपर हाथ रखता हूं तो एकदम से मेरे को ज्यादा गर्मी महसूस होती है, ज्यादा लग जाती है, इतना गर्म, थोड़ा पास, साइड में नहीं लगती मुझे इतनी हीटिंग। फ्लेम के ऊपर ही इतनी ज्यादा गर्माहट क्यों होती है, फ्लेम के इधर क्यों नहीं होती? तो बहुत सिंपल रीजन है कि फ्लेम जब जली तो इसने इस वाली एयर को, जो कांटेक्ट में एयर है, जो एयर कांटेक्ट में, उसको गर्म कर दिया, और जब उसको गर्म कर दिया तो गर्म हवा ऊपर उठेगी ना, तो ये गर्म हवा ऊपर उठने लगी, जो गर्म होती जा रही है, तो ये गर्म हवा ऊपर उठने लगी, ये गर्म हवा इधर तो जाएगी नहीं, क्योंकि डेंसिटी वाला फैक्टर से ऊपर ही फेंकेगा, इधर तो जाएगी नहीं, तो इसका मतलब गर्म हवा ऊपर जा रही है। अभी अभी रुको, आंसर मत लेना, आपको लगा कि आंसर मिल गया, और रेडिएशन तो ये चारों तरफ फेंक रहा होगा, रेडिएशन चारों तरफ आ रहे होंगे, रेडिएशन में ये लिमिट, वो तो सब तरफ चलते हैं, सन की लाइट इस पूरे सोलर सिस्टम में हर जगह जा रही होगी रेडिएशन के माध्यम से। अब इसका मतलब जब ये मैंने फ्लेम ऑन करी तो मुझे साइड में रेडिएशन से हीट एनर्जी मिल रही है, यदि मिल रही है तो, है ना, जब हम हाथ तापते हैं तो साइड से, जब हम साइड से हाथ तापते हैं तो आपको रेडिएशन के थ्रू हीट एनर्जी मिल रही है, रेडिएशन के थ्रू हीट एनर्जी मिल रही है, रेडिएशन के थ्रू। लेकिन जब आप ऊपर लगा रहे हो हाथ, तो ऊपर रेडिएशन से भी मिल रही है और कन्वेक्शन से भी आ रही है, तो ऊपर तो ज्यादा ही आ रही है ना हीट, ऊपर रेडिएशन से भी आ रही है और कन्वेक्शन से भी आ रही है, तो इसलिए फ्लेम का ऊपर वाला पार्ट ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, और सुनिए, जो हम देखते हैं ना, थर्मस बनाते हैं, ब्रांडेड थर्मस देखिएगा, थर्मस है ना, एक बोतल होती है जिसमें चाय कॉफी रख दो तो काफी देर तक उसका टेम्परेचर लास्ट करता है, ठीक है, भगवान तो नहीं होती दुनिया, ठीक है ना, लेकिन अब ये थर्मस है, थर्मस की इनर और आउटर बॉडी भले ही प्लास्टिक की दिख जाए आपको, प्लास्टिक की इनर आउटर, लेकिन ये प्लास्टिक, एक मिनट सुनना, ये थर्मस, लेकिन इनमें ना थर्माकोल जैसा इंसुलेशन, थर्माकोल ना बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है बेटा, बहुत सस्ती जुगाड़ और अच्छी जुगाड़, मतलब आपको इनर वॉल प्लास्टिक दिख जाएगी, आउटर वॉल प्लास्टिक दिख जाएगी, अंदर थर्माकोल होता है। थर्माकोल का काम क्या है? इंसुलेटर का। लेकिन मेरा क्वेश्चन दूसरा है, आप जब आप अच्छे थर्मस देखोगे, अच्छे, तो उसमें अंदर ना, कभी ढक्कन खोलना, अंदर ना कांच होता है, मिरर होता है, मिरर, अंदर मिरर होता है, थर्मस का ढक्कन खोलना अच्छे वाले का, अंदर कांच होगा। इस कांच का रीजन क्या होता है बताता हूं। देखिए, यदि मान लो मैंने इसमें चाय कॉफी कुछ डाल दी थर्मस में, तो इसकी ना हीट एनर्जी थर्माकोल जाने नहीं देगा, थर्माकोल जाने नहीं देगा, थर्माकोल जाने नहीं देगा, क्योंकि वो इंसुलेटर है ना। लेकिन कंडक्शन के थ्रू हीट नहीं जाने देगा, मान लिया, लेकिन जो रेडिएशन है, रेडिएशन तो सबको पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो रेडिएशन के माध्यम से तो हीट निकल ही जाएगी ना, थोड़ी थोड़ी रेडिएशन के माध्यम से हीट निकलेगी, तो वो ठंडा तो हो गई, है ना। कंडक्शन से हीट नहीं निकलेगी, हीट तो तीन तरीके से चल सकती है ना, और रेडिएशन को तो हम कभी नहीं रोक सकते, कंडक्शन के लिए इंसुलेटर लगा लेंगे, कन्वेक्शन के लिए आपने देखा, यदि फ्लूइड को ऊपर से गर्म करोगे तो नीचे कन्वेक्शन हो गई नहीं, रेडिएशन नहीं रुकता, होना है तो हो गई रहेगा। लेकिन हाँ, एक जुगाड़ है, यदि मैं इस थर्मस में इनर वॉल कांच की लगा दूं, कांच की, मिरर, तो पता है क्या होगा, ये रेडिएशन सपोज करो निकले तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे अंदर ही, ये रेडिएशन यूं निकलेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर यहां से यहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो जो हीट एनर्जी जो रेडिएशन के थ्रू बाहर निकल रही थी, वो हमने रिफ्लेक्ट करा के अंदर ही रख ली, तो एफिशिएंसी इसकी थोड़ी और बढ़ गई थर्मस की। होपफुली आपको समझ में आ रहा है ना, ये चीज समझ में आया है यहां तक या नहीं? एक एग्जांपल और रह गया, फिर मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। ये जो इतनी देर से मैं बकर कर रहा हूं ना, बकर
हालांकि एक ही नंबर का क्वेश्चन आएगा, दुख तो ये होता है मुझे, दुख ये होता है कि मैंने मेहनत इतनी करी, पढ़ा इतना सारा रहा हूं, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि बताओ ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। लेकिन फॉर फील गुड फिजिक्स में ये पढ़ाना चाहिए। हालांकि फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ फिजिक्स, आना हमें मैथमेटिक्स पर ही है। अभी मैंने कोई मैथमेटिक्स नहीं डिलीवर करी। अब एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन, हमारा जो कमरा है ना, आजकल सर्दी पड़ रही है तो लोग हीट के लिए बहुत सारी चीजें, रजाई, कंबल, कमरे में हीटर भी लगाते हैं। हीटर ना, ठीक है, हीटर के अलावा आपने वो देखा होगा गर्म हवा फेंकने वाला, यहाँ डिब्बा सा लगाते हैं, यहाँ पे है ना रख लेते हैं और यहाँ प्लग लगा देते हैं, गर्म हवा फेंकता है जो, आप उसे ब्लोअर बोलते हो, लेकिन सही नाम उसका कन्वेक्टर होता है। कन्वेक्टर, उसके डिब्बे में पढ़ना कभी, कन्वेक्टर होता है उसका नाम। रीजन बताता हूं, देखो उसे जमीन पे रख लिया, अब ये गर्म हवा फेंकेगा तो जो एयर नियर बाई होगी उसको गर्म कर देगा, और जो एयर गर्म हो गई वो, जो एयर गर्म हो गई वो ऊपर उठ जाएगी, उठ जाएगी ना ऊपर, फिर उसकी जगह कोई दूसरी एयर आएगी, फिर वो गर्म कर जाएगा, उसे उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, फिर उसकी जगह एयर आएगी, उठ जाएगी, फिर ऐसे ऐसे करके ये कमरे में ना कन्वेक्शन करंट चालू कर देता है, तो धीमे धीमे करके पूरा कमरा गर्म हो जाता है। आ रहा है समझ में? और इससे यदि कन्वेक्शन कराना है तो नीचे रखना है, ना कि ऊपर, क्योंकि लिक्विड को नीचे से गर्म करोगे तो कन्वेक्शन चालू होता है, ना कि ऊपर से। इसलिए कभी भी देख लेना, वो ऊपर नहीं रखा जाता, नीचे रखा जाता है। तो ये थे बहुत सारे एग्जाम्पल, एक आध यदि रह गया हो, मुझे तो लगता नहीं है, नोट्स के सारे मैंने बता दिए, ठीक है। अब आते हैं मैथमेटिक्स। अभी हमने क्या बोला, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, है ना, ये पढ़ लिया। अब हम कंडक्शन पे वापस आते हैं। हमने यहां एक वर्ड यूज किया, अच्छा कंडक्टर, बुरा कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर, बुरा कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर, बुरा कंडक्टर, यही तो यूज किया। अब हमारी फिजिक्स अच्छे बुरे पे नहीं, मैथमेटिक्स चाह रही है कि नहीं हमें ये बता इसकी कंडक्टिविटी है तो कितनी है, वैल्यू 10, 20, 50 ये, क्योंकि फिजिक्स मैथमेटिक्स से बात करती है, ज्यादा और कम से नहीं। और बार बार मेरा वही एग्जांपल, बाजार में जाओ कहो मुझे ज्यादा सी सोन पापड़ी दे, तू मुझे ज्यादा सी सोन पापड़ी दे दे, दियो ज्यादा सी सोन पापड़ी, ये कोई बात नहीं हुई। तो ये भी तो कोई बात नहीं हुई कि ये तो बहुत अच्छा कंडक्टर है, ज्यादा कंडक्ट करता है। तो आइए, टॉपिक है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी के से रिप्रेजेंट करेंगे, और मेरे पढ़ाने के तरीके में गौर से देखो, थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इटी 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 आ रहा है लास्ट में, वही डेंसिटी, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी है ना, जिसके लास्ट में डी होता है, वो प्रॉपर्टी नेचर की, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है। देखिए मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, इमेजिन करो कि मैंने एक कंडक्टर लिया, मेटल लिया, कंडक्टर लिया, ये मेटल लिया है ना ऐसे, इसका एक एंड अलग टेम्परेचर पर फिक्स कर दिया और एक एंड एक अलग टेम्परेचर पर मेंटेन कर दिया, मतलब इसके दोनों एंड अलग अलग टेम्परेचर पर रख दिए, ठीक है। ये हाई मान लेते हैं, इसे लो मान लेते हैं, मतलब ये लिख देता हूं कि T1 की वैल्यू T2 से बड़ी है, ये वाला टेम्परेचर यहां से बढ़ा। तो सुनिए, जैसे लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर चालू हो जाता है फ्लो होना, करंट, इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चालू हो जाती है। बताना, यदि ये कोई वायर है, 10th में पढ़ा होगा ना, ये मेटल है, वायर है ऐसे मान लो, यदि मैं इसका एक एंड हायर पोटेंशियल पर मेंटेन कर दूं और एक लोअर पोटेंशियल पर मेंटेन कर दूं, एक एंड पर हायर पोटेंशियल, एक एंड पे लोअर, तो इसमें ना करंट चालू हो जाती है कि नहीं, इलेक्ट्रिक करंट, जिसका नाम था, क्या नाम पढ़ा है आपने, इलेक्ट्रिक करंट। यदि किसी कंडक्टर पर एक जगह हायर पोटेंशियल और एक तरफ लोअर पोटेंशियल लगा दो तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट चालू हो जाती है। उस करंट को आई से रिप्रेजेंट करते थे, फॉर्मूला होता था Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता था ना। लेकिन क्योंकि हम बड़े हो गए हैं तो पढ़ा तो जैसे हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला S/T भी था, वेलोसिटी का फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था, लेकिन जब हम बड़े हो गए तो हमने देखा इसको ds/dt से पढ़ोगे तो और अच्छे से हो जाएगा। तो याद करो, ये आपने 11 से पहले ऐसे काम चल रहा था, 11 में आके आप वेलोसिटी को ऐसे भी पढ़ने लगे।
तो 11 से पहले करंट आपने ऐसे पढ़ी है, लेकिन जब आप बड़े हो गए हो तो अब आप ऐसे भी आदत डालो। समझ गए कि नहीं समझ गए? इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ते तो इसको भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। तो जैसे यदि किसी कंडक्टर पे एक तरफ हायर पोटेंशियल एक तरफ लोअर पोटेंशियल लगा दूं तो करंट विल स्टार्ट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। ऐसे यदि किसी कंडक्टर पर एक तरफ हायर टेम्परेचर और एक तरफ लोअर टेम्परेचर लगा दूं, ठीक है ना, एक तरफ हाई टेम्परेचर और एक तरफ लो टेम्परेचर लगा दूं तो यहां भी करंट चालू हो जाती है। लेकिन इस करंट को इलेक्ट्रिक करंट नहीं हीट करंट बोलते हैं। हीट करंट बोलते हैं। तो बहुत सिंपल है इस बात को समझना, बहुत सिंपल है कि जैसे हायर प्रेशर से लो प्रेशर से लिक्विड फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर मेंटेन कर दो तो एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। सॉरी हीट करंट। उस हीट करंट को हम आई से ना करके एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच से, है ना, यहां आई है और ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। देखो फॉर्मूला बिल्कुल कॉपी कर रहा हूं, यहां टी यहां क्यू, पर इस क्यू का मतलब है चार्ज और इस क्यू का मतलब है हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। आज इसको पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि बड़े हो गए हैं तो ऐसे भी पढ़ सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ऐसे भी पढ़ सकते हो, डी क्यू अपॉन डी टी। पहले तो बताइए इसको हीट करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और सच मायने में करंट वर्ड का तो कोई मतलब ही नहीं होता, खाली करंट शब्द का। करंट कौन सी करंट? एयर करंट, वाटर करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, हीट करंट। हीट करंट पहली बार शब्द आया इसलिए अजीब सा लग रहा होगा, पर ये वही करंट की तरह सेम टू सेम। पता ना क्या था करंट का? हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती थी, पर पहले पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन तो करो, यहां टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन तो करो। हायर टेम्परेचर लो टेम्परेचर, द हीट करंट विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन मैंने एक चीज और बतानी है इसमें, वो ये कि आप यहां मेंटेन करते थे और यहां या तो यूं करके बैटरी लगा दो, बैटरी है ना, ये बैटरी, देखो अब ये सर्किट ये हो गया। बैटरी का काम होता था पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना, कम ज्यादा नहीं करना। जैसे 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट रहेगा, ऐसे यहां टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रहना चाहिए। मेंटेन वर्ड को मतलब ऐसे समझिए, फिर हम आगे कुछ समझा पाएंगे। बताना, ये एक कंटेनर है, स्टैंड पे रखा है, इसमें पानी है। ये एक और कंटेनर है, इसमें आइस क्यूब्स पड़े हुए हैं बहुत सारे। आइस क्यूब्स पड़े हुए हैं, ये भी स्टैंड पे रखा है ना। इसको मैंने बर्नर पे रख दिया और वो तो आइस क्यूब है 0 डिग्री सेल्सियस, और ठीक है ना, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब फ्लेम ऐसे रख दी है। और पानी का टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लो, 100 से ऊपर तो फिर भी नहीं बढ़ेगा, 100 से ऊपर तो फिर भी नहीं बढ़ना पानी का। अब मैंने क्या किया, यहां तो मैंने बस ये दिखा दिया कि एक रॉड ली, उसका एक एंड हायर टेम्परेचर पर मेंटेन है और एक एंड लोअर टेम्परेचर पर मेंटेन है। तो मैंने क्या किया, अब आप ऐसे समझिए, ये जो रॉड है वो मैंने यहां पे छेद कर दिया, एक यहां छेद कर दिया, रॉड ऐसे घुसा दी। यही वाली रॉड आप ऐसे समझ लो, या कोई दूसरी रॉड। अब बताइए, इस मेटलिक रॉड का एक एंड 100 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन कर दिया है, एक एंड पर, क्योंकि जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे हो गया और ये उसी पानी में डूबा हुआ है तो इसका भी टेम्परेचर अब 100 डिग्री सेल्सियस बू 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 होने लगेगा। और ये वाला एंड आइस के अंदर घुसा दिया है बिल्कुल। ठीक है, मुझे ये बताइए, और यहां मैंने एक हल्का सा छेद कर दिया जिससे कि जो आइस मेल्ट हो जाए तो पानी टपक टपक के बाहर निकले। तो मुझे ये बताइए, यहां आइस मेल्ट हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? अब यदि मैंने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट रख दिया, ये पानी गर्म हो रहा है, ये आइस बॉक्स है, आइस चेंबर है, यहां से यहां पाइप कनेक्ट कर दी, इस पाइप का मुंह अंदर जा रहा है, इस पाइप का मुंह आइस में अंदर जा रहा है। क्या लगता है, आइस मेल्ट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल हो रही होगी। यदि आपको ये फील आने लगा कि आइस मेल्ट हो रही है, तो इससे अच्छा एविडेंस क्या होगा? इसका मतलब यहां की हीट यहां लाई जा रही है। कौन ला रहा है? इस सड़क के माध्यम से आ रहा है। ये सड़क है, जो सड़क धड़क धड़क ऐसे करके
और ये जो मैं एरो दिखा रहा हूं ये हीट करंट बोलते हैं इसे। ये हीट फ्लो होने लगी यहां से यहां, आइस मेल्ट हो रही है। इस बात का एविडेंस है कि पानी टप 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 जल्दी जल्दी टपकने लग जाएगा, पानी जल्दी जल्दी टपकने लग जाएगा, है ना, यानी आइस जल्दी जल्दी मेल्ट हो रही है। अब यहां पे एक बारीकी से सुनना, मान लो मैंने एक बार बार वर्ड बोल रहा हूं कि मैं आज जो मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है इसमें, वो तब है जब ये वाला एंड इस टेम्परेचर पर, ये वाला एंड इस टेम्परेचर पर मेंटेन हो। अब इमेजिन करो, इमेजिन करना, ठीक है, यदि मान लो अच्छा अभी 1 मिनट, अभी बताऊंगा पढ़ाते वक्त, है ना। ये मैंने एक सिचुएशन आपके सामने रख दी। अब देखिए ये जो हीट करंट है, मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये 4 चीजों पे डिपेंड करता है। और 4 चीजें थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो छोटे मोटे आइंस्टीन तो आप भी हो जाओगे। आइंस्टाइन देखिए 4 चीजों पे डिपेंड करता है कि ये कितनी हीट करंट पास करेगा, किस रफ्तार से। बेटा रफ्तार भी है, हीट का फ्लो ना, और नीचे टाइम से भी डिवाइड हो रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब मुझे बताइए 1 मिनट, इसे मैं बाद में बात करूंगा। इमेजिन करो ये पाइप है, इधर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये वो पाइप है, ठीक है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस है। मैंने उसको थोड़ा सस्ते वर्जन में लिख दिया, सस्ता, उसका सस्ता वर्जन है ना। मुझे ये बताना, ये एक मतलब ये पाइप निकाल के मैं ये पाइप लगा दूं इसमें, ये वाली, तो नो डाउट आइस मेल्ट हो रही होगी, पाइप नहीं सॉरी रॉड, मेटल रॉड सॉरी। दूसरा ऑप्शन है ये 100 डिग्री सेल्सियस, वो रहा आइस चैम्बर, ये आयरन, मैंने आयरन का एक वायर लगा दिया। मतलब आपके सामने 2 ऑप्शन दे रहा हूं, यहां से यहां इस मेटल को कनेक्ट कर दिया है ना, मेटल ऐसा हो तो फील करिए और इस मेटल ऐसा हो तो फील करिए, ये दोनों आयरन है। किस केस में आपको लगता है आइस ज्यादा रफ्तार से मेल्ट हो रही होगी? यदि मैं इसकी जगह इसे रिप्लेस कर दूं और इसकी जगह इसे रिप्लेस कर दूं, किस केस में, किस केस में पता ना, ए वाले में या बी वाले में, किस केस में ज्यादा रफ्तार से आइस मेल्ट हो रही होगी? ये एक पतला वायर है, ये एक मोटा रॉड है, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है। तो सुहानी को लगता है बी में ज्यादा, सुहानी, केवल सुहानी को लग रहा है कि इन दोनों में यदि मैं इसको बजाय एक पतला वायर लगा दूं, है ना, पतला वायर लगा दूं, बहुत पतला और पतला, है ना, तो उसमें ज्यादा आइस मेल्ट होगी। ऐसा क्यों लगा सुहानी को? सुहानी 1 मिनट दूसरे तरीके से समझाता हूं, 1 मिनट, है ना, 1 मिनट दूसरे तरीके से। मान लो कोई बाइक पे सर्दी में चलते हुए आ रहा है, हाँ बाकी सब ने जितना टाइप किया सही टाइप किया, एक बाइक में ठंड पे चल के आ रहा है ना, उतरा उसे, अब उस पर बाइक चलाई नहीं जा रही, ठंड में उसके हाथ सिकुड़ गए ना। मुझे वो एक जगह खड़ा हो गया, मुझे तरस आ गया, मैंने कहा आजा भैया हाथ ताप ले, और हाथ तापने के लिए मैंने माचिस की तीली दिखा दी, ले ले हाथ ताप, जल्दी ताप, हाथ ताप, माचिस की तीली दी, ले हाथ ताप। और एक बगल में बढ़िया सी भट्टी चल रही है, तो वो मेरे पास आना पसंद करेगा या उस भट्टी के पास आना पसंद करेगा? बताइए। एक माचिस की तीली दिखा दी मैंने, ले हाथ ताप ले, और एक बहुत बड़ी फ्लेम जल रही है भट्टी, वो भी उस भट्टी के पास जाएगा क्योंकि उसका एरिया बड़ा है ना, एरिया। तो पता है ये एरिया बड़ा है, यहां पर इस एरिया से हीट फ्लो हो रही होगी, ऐसे करके, ऐसे करके हीट फ्लो हो रही होगी, इसमें बस इतनी फ्लो हो रही होगी, इसमें कम हो रही होगी हीट फ्लो। आप कभी एक्सपेरिमेंट, अच्छा ये बात हम दिल से नहीं कह रहे, इसको प्रैक्टिकली करना, इसमें कम आइस मेल्ट होगी, और कम आइस का मेल्ट होना इस बात का प्रमाण है कि यहां पर हीट कम आ पा रही है, यहां ज्यादा आ रही है। अंतर क्या था? जबकि दोनों आयरन थे, अंतर क्या था? दोनों आयरन थे, दोनों की लेंथ सेम थी, अंतर यह था कि ये सड़क चौड़ी थी, एरिया बड़ा था। जब सड़क चौड़ी होती है, साए 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 ट्रैफिक चलता है उस पर, है ना, और सब सड़क सक्रिय हो जाती है, तो उस पर ट्रैफिक की रफ्तार भी कम हो जाती है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इस एग्जाम्पल से मैं आपसे निकलवाना चाह रहा था कि एरिया जितना बड़ा होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये वाला एरिया देखो, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जितना ज्यादा होगा उतनी रफ्तार से हीट फ्लो होगी, और ये जितना पतला करते चले जाओगे, पतला करते चले जाओगे, है ना। ठीक, तो पहली बात समझ में आ गई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन थ्रू विच द हीट इज फ्लोइंग।
दूसरी चीज, अब मुझे बताना, यहां तो मैंने चीटिंग कर दी कि एक पतला है एक मोटा ले लिया। मुझे बताना, मैं यदि वही क्रॉस सेक्शन की आयरन रॉड लूं, वही क्रॉस सेक्शन की आयरन रॉड लूं, वही, ये भी आयरन ये भी आयरन, वही लेंथ वही लेंथ, वही एरिया वही एरिया, ठीक है, लेकिन एक अंतर कर दिया, यहां टेम्परेचर 100 है वहां 0 है, यहां 0 है लेकिन यहां 50 है। मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं उसको देखो पहले हर्ष, इधर 100 है इधर 50 है, क्या लगता है किस केस में आइस ज्यादा रफ्तार से मेल्ट होगी, ए में या बी में? किस केस में आइस मेल्ट हो रही होगी बताओ? यदि मैं इसका टेम्परेचर 50 कर दूं एक ऑप्शन, और एक ऑप्शन इसका 100 कर दूं, मतलब यही ऑप्शन है, या तो इसका टेम्परेचर 100 कर दूं और ये 50, तो इस वाले केस में या इस वाले केस में किस केस में आइस ज्यादा रफ्तार से मेल्ट हो रही होगी? सिंपल सी बात है, इसमें, है ना, इसमें। तो जैसे ओम्स लॉ कहता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतनी ज्यादा करंट चलेगी सर्किट में, है ना। 5 वोल्ट की बजाय 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो और करंट। तो वैसे ही आपने सही बताया कि इस केस में ज्यादा बर्फ मेल्ट होगी, और बर्फ का ज्यादा मेल्ट होना इस बात का प्रमाण है कि इसमें हीट ज्यादा जा रही है। तो अब इस बात को हम कैसे लिख पाए, क्या पाया हमने? The rate of flow of heat through the rod is directly proportional to the temperature difference. Temperature difference है, ये change in temperature नहीं बोलेंगे यार, temperature difference across the ends of rod। यहां और यहां पर आपने क्या टेम्परेचर डिफरेंस बना रखा है, ये टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा एक बात बताना, तीसरा एग्जांपल इसी में ऐड कर दूं, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस हो, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस हो, है तो बताना। और सपोज करो कहीं और से हीट नहीं आ पा रही, हमने ऐसा ऐसा प्रैक्टिकल ऐसी लैब में कर रहे हैं, कहीं और से हीट नहीं आ रही, तो ये तो बर्फ मेल्ट ही नहीं होगी, बर्फ मेल्ट ही नहीं होगी, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है। तो अब बताइए इस सेकंड एग्जांपल से हमने क्या पाया कि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड, उतनी बढ़िया हीट फ्लो करा पाओगे। बताओ डेल्टा टी का मतलब T1 माइनस T2, यहाँ डेल्टा टी का मतलब है T1 माइनस T2, T1 माइनस। अब ये मत कहना सर आप तो डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1 बोलते थे, फाइनल माइनस इनिशियल बोलते थे, ना तो यहाँ कोई फाइनल टेम्परेचर है ना यहाँ कोई इनिशियल टेम्परेचर है, पता ना यहाँ कोई फाइनल टेम्परेचर है क्या? दोनों ही मेंटेन है, ना तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका घट रहा, ये 100 पर है ये 0 पर है। यहां डेल्टा टी का मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ रॉड। और तीसरा और लास्ट नहीं, 4 चीजों पर डिपेंड करती है तीसरा। अब बताना, एक तीसरी चीज देता हूं मैं आपके सामने, तीसरी चीज बताना। यदि मैं आपसे ये कहूं, अब मैं चीटिंग नहीं करूंगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस आयरन की रॉड, 0 डिग्री सेल्सियस आइस। दूसरा एग्जांपल, 100 डिग्री सेल्सियस आयरन इस एंड पे लगा दिया, वही आयरन है ना, वही एरिया, लेकिन दूसरा चैम्बर थोड़ा दूर रख दिया, दूर। तो अब बताना किसमें ज्यादा रेट से आइस मेल्ट हो रही होगी, पहले वाले में या दूसरे वाले में? किसमें ज्यादा आइस मेल्ट होगी? बस लेंथ का अंतर रखा है, लेंथ का, इसमें ज्यादा आइस मेल्ट होगी या इसमें? ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि जल्दी जल्दी हीट पहुंचेगी, वो ज्यादा दूर है नहीं, यहाँ के सिग्नल यहाँ जल्दी पहुंचेंगे, पास में, जल्दी जल्दी हीट पहुंचेगी, जल्दी जल्दी हीट पहुंचेगी, तो जल्दी जल्दी आइस मेल्ट होगी। बोलो, जल्दी, कम समय लगेगी हीट पहुंचने में, फिर हीट चलेगी, फिर कम समय लगेगी, फिर कम समय लगेगी। यहाँ तो लेंथ ज्यादा है तो वहां तक सिग्नल पहुंचने में तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, जब डिस्टेंस, जबकि मटेरियल वही है, सड़क वही है, तो है ना। तो इसका मतलब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ ज्यादा होने पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम हो गई, कम हो गई। तो ये 3 फैक्टर समझ में आए। इन तीनों फैक्टरों को कंबाइन कर देता हूं, तीनों फैक्टरों को, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एरिया के, टेम्परेचर डिफरेंस के और लेंथ के इनवर्सली, इनके प्रोपोर्शनल थी। सर आप तो कह रहे थे 4 फैक्टर होते हैं, सर आप तो कह रहे थे 4, आप तो 3 पे मिला दिया इन्हें, चौथा भी बताता हूं। मुझे बताना, अब ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, अब कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूं मैं, ये 0 डिग्री सेल्सियस है,
ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। अब बताना, ये 100, ये 100, 0 0। मैंने एक बार यहाँ 50 कर दिया था, एक बार इसको मोटा एरिया दिखा दिया था, एक बार पतला, एक बार लेंथ कम ज्यादा दिखा दी। अब मैं कहूं एरिया दोनों का एक सा है, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का एक सा है, लेंथ दोनों की एक सी है, तब भी एक चुल्ल और है। वो चुल्ल है कि यदि ये आयरन का हुआ और ये लकड़ी का हुआ, सोचो, है ना, नेचर ऑफ मटेरियल। चौथा फैक्टर है कि ये आयरन का हो जाए तो यहां तो सरपट सरपट, मतलब कंडक्टर है, ये मेटल है, मेटल यानी कंडक्टर। कंडक्टर माने एक अच्छी सड़क, अच्छी सड़क होगी तो साए 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 हीट, आपकी गाड़ी दौड़ेगी कि नहीं, तो यहाँ हीट करंट दौड़ेगी। वुड इंसुलेटर है, इंसुलेटर माने गड्ढे वाली सड़क, है ना, ऊंची नीची सड़क, ऊबड़ खाबड़ सड़क, तो हीट करंट बहुत ही सुस्त रफ्तार से चलेगी। तो एक फैक्टर इस बात पे भी डिपेंड करता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मटेरियल। और सुनिए बेटा, एक मिनट, हाँ, तो अब बिल्कुल ठीक। तो सर आपने एरिया डेल्टा टी एल ले लिया, नेचर तो दिखाया ही नहीं। नेचर तो अपने आप आ जाते हैं इसमें। जब मैं प्रोपोर्शनली साइन हटाऊंगा तो एक के आएगा कांस्टेंट, बहुत दिनों बाद कांस्टेंट की जगह के ही आया है ना। कभी साला म्यू आ जाता था, कभी ईटा आ जाता था, कभी ई आ जाता था, साला बहुत दिन बाद के आया है। दिस के इज नेम्ड एज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और आपको पता ही है, हर बार की तरह इसके नीचे क्या लाइन लिखूंगा, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। इसकी वैल्यू नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना। जैसा नेचर होगा कम ज्यादा हो सकती है। भगवान ने सबको एक जैसा बना के नहीं भेजा, जैसे सबकी डेंसिटी एक सी नहीं, सबकी इलास्टिसिटी एक सी नहीं, वैसे सबका के भी एक सा नहीं। एक काम जो मैं आपको दे रहा हूं जो बहुत ही आसान है, ये हीट एनर्जी है जूल, ये टाइम है सेकंड, एरिया मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन मीटर। तो के की यूनिट तो डिजाइन हो ही जाएगी ना, यूनिट डायमेंशन। मैंने इसलिए एक एक करके सबकी बोली भी, सबकी बोल दी भी कि क्या क्या किसकी यूनिट है, कौन क्या है नहीं। तो के की यूनिट डायमेंशन, और हाँ ये जूल, ये सेकंड, तो जूल पर सेकंड को वॉट भी लिख सकते हो क्योंकि पावर भी है ये। तो हो सकता है जब आप सवाल करो तो इसकी जगह वॉट भी मिले। और सुनिए, ये है बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट या हीट करंट का फॉर्मूला ये है। और हाँ ध्यान रखना, यदि मैं डेल्टा टी को उठा के यहां ले जाऊं तो आप केवल ये भी निकाल सकते हो कि कितनी हीट फ्लो हुई कितने टाइम में, कि 6 घंटे में कितनी हीट फ्लो हुई, 5 घंटे में कितनी हीट फ्लो हुई, यदि डेल्टा टी को उधर ले जाता हूं तो ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला, जो एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगी। ये रही 4 फैक्टर, ये है नेचर ऑफ मटेरियल, ये पूरी टीम है। सभी टीम प्लेयर अच्छा खेलेंगे तो ये अच्छा रिजल्ट आएगा, टीम गंदा खेलेगी तो ये रिजल्ट गंदा आएगा। अब इस टीम में इस पे ध्यान देते हैं, यदि ये प्लेयर अच्छा है तो हम इसको कंडक्टर बोलने लग जाते हैं। ये अच्छा है तो मतलब इसकी वैल्यू अच्छी है तो, ठीक है ना, ये के, यदि ये अच्छी वैल्यू का है तो हम बोलेंगे तो ये पूरी टीम अच्छा खेलेगी, मतलब ये अच्छा है तो रन अच्छे आएंगे निकल के, तो इसको हम अच्छा कंडक्टर बोल देते हैं। तो गुड कंडक्टर के लिए के की वैल्यू यदि के ज्यादा है तो हम उसे अच्छा कंडक्टर बोलना चालू कर देते हैं, और के की वैल्यू कम है तो उसे बैड कंडक्टर, और बैड कंडक्टर को गुड इंसुलेटर भी बोल सकते हैं ना। ऐसी गुड कंडक्टर को बैड इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। के कम है तो ये बैड कंडक्टर हो गया, है ना। और आइडियल बात करूं कि यदि हमारे पास तो नहीं है, इस दुनिया में तो नहीं है, भगवान के पास यदि आइडियल कंडक्टर हुआ या आइडियल इंसुलेटर, तो खुद बत्ती लगाओ। आइडियल इंसुलेटर वो होते हैं जो इतनी सी भी हीट यहां नहीं जाने दे, इसकी चवन्नी सी भी हीट यहां ना जाने दे। तो के की वैल्यू 0 होती है आइडियल इंसुलेटर के लिए। और आप सोचो, आइडियल इंसुलेटर भगवान, हमारे पास नहीं भगवान के पास हुआ तो के की वैल्यू 0, ठीक है, आइडियल इंसुलेटर। क्योंकि एक मिनट सोचो, यदि ये 0 पे आउट हो गया तो हम तो डूबेंगे सनम, पूरी टीम को ले डूबेंगे इतना, ठीक है ना। के की वैल्यू सपोज करो 0 हुई तो डी क्यू अपॉन डी टी आएगा ही नहीं कुछ। और आइडियल कंडक्टर के लिए ज्यादा होना चाहिए,
ज्यादा कितना, इनफाइनाइट। धप्पा करके हीट यहां दू सर बिना टाइम लिए भग जाए, यहां हीट दू सर बिना टाइम लिए भग जाए, बिना टाइम लिए। अच्छा ये बताओ, यदि 0 सेकंड लेके हीट फ्लो हो रही है तो नीचे 0 लोगे तो डिवाइड करोगे क्यू को तो इनफाइनाइट आएगा नहीं आएगा? बिना टाइम लिए हुए यदि हीट भगने लग जाए तो। अब देखिए ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को प्रयोग करने की कुछ शर्तें हैं, क्योंकि फिजिक्स में मैंने बोला ना बहुत कम फॉर्मूले जिनमें शर्तें ना हो, जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वरना मोस्टली फॉर्मूला में शर्त ही शर्त, शर्त ही शर्त, शर्त ही शर्त है। तो अब इसको भी सुन लेते हैं शर्त क्या है। इसकी पहली शर्त ये है, पहली क्या, एक ही शर्त है कि जब हम ये फॉर्मूला लगाएं तो ये एंड जिस टेम्परेचर पर है वो टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। ये एंड जिस टेम्परेचर पर है कहीं ऐसा ना हो, देखो मतलब ये टेम्परेचर जो आपने फिक्स किया है वो फिक्स रहना चाहिए, ये भी टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। अब आपको बताता हूं बर्नर का क्या यूज है। देखो हम पास्ट में ये भी पढ़ चुके हैं, जब दो बॉडी कांटेक्ट में रखी जाती है ना, T1 T2 कांटेक्ट में रखी, कुछ दिनों पहले इतिहास पे आओ, तो यदि ये T1 का टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट यूं करके फ्लो करना स्टार्ट करेगी, करेगी ना T1 से T2। तो आपको ये भी तो पता है जब यहां से यहां हीट फ्लो होगी तो T1 का टेम्परेचर गिरने लगेगा और T2 बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा कि नहीं, जब यहां की यहां हीट एनर्जी फ्लो होगी। तो कुछ दिनों पहले ही किया है हमने कि एक एल्युमिनियम की बॉल उठा के डाल देते थे, उठा के इधर से उठाए तो उसकी हीट एनर्जी निकलती थी, दूसरे कैच करते थे। अब क्या होगा, क्योंकि एक फिजिक्स ये भी है कि यहां से यहां टेम्परेचर हीट एनर्जी जाएगी तो इसका टेम्परेचर गिरेगा, इसका बढ़ेगा। अब यदि मैं यहां बर्नर नहीं लगाता हूं, इमेजिन करो यहां बर्नर नहीं लगाता हूं मैं, तो भले ही ये 100 था और ये 0 था, तो इन द वेरी बिगनिंग जब ये एक्सपेरिमेंट चालू किया होगा तो T1 माइनस T2 डेल्टा T 100 आएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही, थोड़ी देर के बाद 10 मिनट बाद क्या होगा बताइए, इसका टेम्परेचर 80 पे भी तो हो जाएगा फिर, क्योंकि इसकी हीट एनर्जी खींची जा रही है वहां, है ना भाई, ये 80 हो जाएगा, फिर तो इसकी हीट एनर्जी खींची जा रही है तो कम तो होगा ना, तो फिर रायता फैल जाएगा। अब मैं डेल्टा टी क्या रखूं साला, यहाँ पे 100 रखूं, 100 माइनस 0 रखूं, 90 माइनस 0 रखूं, 80 माइनस 0 रखूं तो रखूं क्या? मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? इस फॉर्मूले में यदि ये, अब देखिए इस समस्या से निपटने के लिए कभी मैंने बताया था नीचे बर्नर रखे रहना चाहिए। बर्नर रखे रहने का मतलब यह है कि इसमें से हीट एनर्जी यदि निकल भी नहीं है तो कोई और उसे सप्लाई भी कर रहा है, जो हीट एनर्जी निकली है उसको ये कंपनसेट कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर 100 का 100 रहेगा। और यहां आइस मेल्ट हो रही है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आइस सारी मेल्ट हो जाए, तो यहां पर आइस सप्लाई भी करती रहनी पड़ेगी ताकि ये 0 डिग्री सेल्सियस ही मेल्ट, 0 डिग्री सेल्सियस बना रहे। तो यहां कंटिन्यूअसली आइस सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी से, अच्छा इमेजिन करो यहां मैं इसे लॉक कर दूं और यहां सप्लाई नहीं करूं तो धीमे धीमे एक वक्त ऐसा आएगा जब सारी आइस मेल्ट हो जाएगी, पानी बन जाएगा। फिर उस स्टेज के बाद जब सारा आइस पानी बन जाएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा ना, 0 1 2 3 4, फिर तो हमारा ये फॉर्मूला लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहां कंटिन्यूअसली आइस की सप्लाई करते रहनी पड़ेगी, आइस उठाकर डालती रहनी पड़ेंगे। तो इस फॉर्मूले की शर्त यह है कि ये जो डेल्टा टी है ये फिक्स रहना चाहिए, मेंटेन रहने चाहिए। और अब शायद आपको ये मेंटेन वर्ड समझ में आया कि नहीं, मेंटेन कि क्या होता है, मेंटेन कि इसको अलग, इसको मेंटेन का मतलब ये 100 पे मेंटेन रहे, 99 ना हो जाए, ये 0 का 0 रहे, 1 ना हो जाए। ठीक है, मैं मानता हूं आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है, प्लीज बेटा, अच्छा 1 मिनट, क्योंकि यदि तमीज से पढ़ना है, बारीकियों से पढ़ते हो ना तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मेंटेन वर्ड समझा है। अब एक और चीज, एक होता, इसलिए मैंने बर्नर दिखाया है यहां पर कि ये बर्नर हीट सप्लाई करता रहेगा और घर से हीट जाएगी तो इसका टेम्परेचर गिरने नहीं देगा। अब सुनिए, एक होती है वेरिएबल स्टेट, इसी एक में है ना वेरिएबल स्टेट, और एक होती है स्टेडी स्टेट। ठीक है, उसे और समझ लेते हैं क्या होती है वेरिएबल स्टेट और स्टेडी स्टेट। देखिए सपोज करो ये रॉड जब मैं लाया ही लाया हूंगा, जब लाया हूंगा, मान लो मैंने कोई रॉड उठाई, कॉपर की रॉड उठाई और अभी फिट करी है,
फिट 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 करी वो नहीं, इंस्टॉल करी। अच्छा एक मिनट, मैंने कॉपर उठाई और इस समय कमरे का टेम्परेचर 25 है, कमरे का टेम्परेचर 25 है, एक मिनट सुनना, है ना कमरे का, तो वो जो रॉड में लाऊंगा, जो मैं रॉड लाऊंगा उसका भी टेम्परेचर 25 होगा। वो जो रॉड लाऊंगा, इमेजिन करो ये नहीं है यहाँ पे कुछ भी, इसी को ले लेते हैं ब्रश को, जब घर की रौनक बढ़ानी है ना, ये रॉड है, यहां से यहां तक मान लेते हैं ना, ये यहां से यहां तक, क्या बता रहा था भूला, हाँ बताना, इस समय इस पूरी रॉड का टेम्परेचर वही तो होगा ना जो कमरे का है। यदि कमरे का टेम्परेचर 25 है तो 25 25 25 25 25 25, पूरी बॉडी का टेम्परेचर इसका 25 है। तो जब ये मैं एक्सपेरिमेंट शुरू करूंगा, ठीक है, जब मैं ये एक्सपेरिमेंट शुरू करूंगा और ये मैंने मेटल की रॉड इंस्टॉल करी है ना, अभी स्टार्ट हुआ ही एक्सपेरिमेंट, तो इसका हर पॉइंट का टेम्परेचर 25 25 25 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, बोलो होगा या नहीं होगा, बोलो, इन द वेरी बिगनिंग हर पॉइंट का टेम्परेचर 25 25 25 25 25 होगा व्हेन दिस एक्सपेरिमेंट स्टार्ट टू बिगिन फ्रॉम द जस्ट वेरी बिगनिंग। अब क्या होगा थोड़ी देर के बाद, जैसे ही, है ना, आपने इंस्टॉल करी है, ये एक्सपेरिमेंट का स्टार्ट बटन दबाया है, तो यहां से हीट करंट स्टार्ट हो जाएगी फ्लो होना, क्योंकि यहां से यहां हीट मिलने के लिए सड़क मिल गई, सड़क पे गाड़ियां दौड़ेंगी, या कंडक्टर मिल गया तो यहां हीट करंट दौड़ेगी, तो ये हीट करंट दौड़ने लग जाएगी यहां से। तो थोड़ी देर के बाद, अब बताना थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आप क्या बताना, मैं ही बता रहा हूं, सुनना बस, आपका काम तो सुनना है। ये पता है थोड़ी देर के बाद जो एंड बिल्कुल इसमें घुसा होगा उसका टेम्परेचर तो 100 हो जाएगा, जो रॉड बिल्कुल जस्ट इससे टच होगा, और जो रॉड इससे टच होगी उसका 0 हो जाएगा, सेल्सियस 0। ये तो सच है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, यानी यहां से आने में जो इसमें घुसा होगा मेटल का वो पार्ट 100 हो जाएगा, और जो मेटल इसमें घुसा होगा उसका 0 हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद देखना, थोड़ा आगे चलोगे तो इसका 90 हो जाएगा, थोड़ा आगे चल के टेम्परेचर 80, आगे चल के 70 60 50 40 30 20 10, इस तरीके से ये टेम्परेचर सेट हो चुका होगा थोड़ी देर के बाद। आप इसको ऐसे समझिए, यदि मेरे पास कोई आयरन है, प्रेस करने वाला आयरन है ना, प्रेस करने कपड़ों पे, उस अभी मैंने प्लग लगाया है, तो वो अभी गर्म हो रही है, समय गुजरने दो टेम्परेचर बढ़ रहा है, समय गुजरने दो स्टॉपर्स, टेम्परेचर बढ़ रहा है, समय गुजरने दो टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन क्या साला जिंदगी भर प्लग लगा रहेगा तो जिंदगी भर टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, 100 150 200 300 400 500 600 ऐसा होता रहेगा, एक स्टेज पे जाके थम जाता है ना, एक स्टेज पे जाके उस प्रेस का टेम्परेचर जो आयरन का है वो फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही इसमें क्या होगा, जो इस रॉड का टेम्परेचर 25 था 100 हो गया, इस एंड का 25 था 90 रह गया। ऐसा क्यों, बताता हूं। जैसे जैसे हम इस पॉइंट से दूर होते चले जाएंगे, इसका डोमिनेंस खत्म होता चला जाएगा और उसका प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। आप ऐसे समझिए, हम जैसे जैसे यहां चलेंगे, इसका प्रभाव यहां बहुत बलशाली था 100, थोड़ा आगे बढ़े तो इसका प्रभाव थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा तो कम हुआ, उसका थोड़ा सा प्रभाव चालू हो गया, तो इसलिए टेम्परेचर 90 हो गया। थोड़ा और आगे बढ़े, इसका प्रभाव थोड़ा और कम हो गया, उसका प्रभाव थोड़ा और बढ़ गया। तो जैसे जैसे पास जाते जा रहे हैं, इसका प्रभाव कम होता जा रहा है, उसका बढ़ता जा रहा है, इसलिए टेम्परेचर गिरता चला जा रहा है, वहां तक जाते जाते 0 हो गया। ये वो स्टेज है कि अब इस पॉइंट का टेम्परेचर 50 से 51 नहीं होगा, इस जगह का 49 भी नहीं होगा। आगे बढ़ूंगा तो इसका 40 हो गया है फिक्स, ना 1 डिग्री बढ़ रहा ना घट रहा है, वेरिएबल नहीं, स्टेडी स्टेट बोलते हैं इसको। वेरिएबल क्यों बोला, क्योंकि अभी चीजें बदलेंगी, बदल रही है तभी तो 25 से 100 हो गया, बदल रही है तो ये 90 हो गया। और अच्छे से समझाता हूं, एक और स्टार्ट, एक और बहुत अच्छी चीज जो अच्छे बच्चे को समझ में आएगी सिर्फ। एक्चुअली क्या होता है, इन द बिगनिंग ये जो क्रॉस सेक्शन, मैंने एक रॉड में ना कोई क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लीजिए रॉड के अंदर का, तो पता है इन द बिगनिंग, लो इधर थोड़ा आगे लेता हूं, क्या हो रहा होता है। जैसे मैंने हीट करंट के 5 एरो बनाए, 3 4 5, गिनती से बनाए 5 एरो। तो इन द बिगनिंग वेरिएबल स्टेट में ये क्या करते हैं, हीट करंट के 5 थप्पड़ आए या 5 फ्लो आए, 5 एरो आए, तो ये क्या करता है, सपोज करो 4 पास कर दिए हैं,
5 आए 4 भेज रहा है, 5 आए 4 पास कर रहा है, कुछ एनर्जी उसने अपने पास रखी। इस क्रॉस सेक्शन ने, रॉड के इस हिस्से ने, एनर्जी आई तो ज्यादा थी लेकिन पास कम करी इन द बिगिनिंग। कुछ एनर्जी उसने अपने पास रख ली, कुछ रख ली उसने अपने पास, जिसकी वजह से ही तो उसका टेम्परेचर बढ़ा। अरे टेम्परेचर कब बढ़ता है? जब कोई हीट एनर्जी रुके तो सही। यदि हीट एनर्जी चलती चली जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ कैसे जाएगा? तो इन द बिगिनिंग क्या करते हैं, इसने से मान लो 50 जूल एनर्जी आई, 40 जूल पास कर दी, 50 जूल एनर्जी आई 40 जूल पास कर दी, 10 जूल वहां रख ली। तो जब किसी सिस्टम में एनर्जी रुक जाती है तो या तो उसका टेम्परेचर बढ़ाती है या उसे मेल्ट करती है, और ये भी इतनी नहीं है कि उसे मेल्ट कर दे। तो टेम्परेचर बढ़ गया और 25 से 80 हो गया इधर का, इस लोकेशन का। तो इसका टेम्परेचर 25 से 80 इसलिए हो गया क्योंकि उस पर हीट एनर्जी आ ज्यादा रही थी, निकल कम रही थी, कुछ हीट एनर्जी उसने रख ली। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे क्रॉस सेक्शन, पता है क्या? अब इस पे 4 जूल एनर्जी घुसी, इमेजिन करो 40 जूल, ये 3 एरो पास कर रहा है। अब इसने क्या किया है यार, इमेजिन करो 35 पास कर रहा है, कुछ इसने रख ली, तो इसका भी कुछ टेम्परेचर बढ़ने लगा, कुछ टेम्परेचर बढ़ने लगा, इसलिए इसका 25 से 70 हो गया। समझ रहे हो? फिर ऐसे ही करके हर चीज का टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन एक आगे की चीज दिखाता हूं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां पता है यहां क्या, इमेजिन करो 2 एनर्जी और निकल जा रहे हैं, ये क्या हुआ? तो यहां समझना, यहां तक आते आते 20 जूल आ रही है, 50 जूल निकल रही है, 20 जूल आ रही है और 50 जूल निकल जाता है, इसलिए गई क्योंकि वहां टेम्परेचर बहुत ठंडा है वहां पे, तो वो भी तो खींच रहा है ना। मैंने कहा ना, जैसे जैसे उसके पास जाएंगे उसका डोमिनेंस बढ़ जाएगा। अब बताओ, किसी सिस्टम में हीट एनर्जी घुसे कम निकले ज्यादा, तो नेट तो निकल ही गई उस जगह से, इसलिए उसका टेम्परेचर 25 से 10 रह गया उस जगह का, इस जगह का, कि 25 था उधर 10 हो गया, क्योंकि उतने पोर्शन पे। और जब चीजें सेटल हो जाती हैं, जब आंधी चलने के बाद डस्ट थोड़ी सेट है ना, तो उसके बाद ये होगा। देखिए ये, अब देखना बेटा, ये है स्टेडी स्टेट। अब बताइए, कोई नहीं रख रहा, जो भी हीट है सब सैचुरेशन स्टेज हो गई, अब कोई नहीं रख रहा, सब पास कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि यदि मैं रॉड में कोई क्रॉस सेक्शन कंसीडर करूं, तो उस क्रॉस सेक्शन में जितनी हीट एनर्जी घुसेगी, जितनी हीट करंट घुसेगी, वो उतनी पास कर देगा। वो ना रखेगा ना ही ये ऐसा करेगा। इन द बिगनिंग ऐसा नहीं होता, लेकिन आप थोड़ी देर के बाद ही ये हो जाएगा। तो इसे याद रखना, और नहीं तो रट लेना समझ में कम आया हो तो, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए इसकी तो जरूरत है भी नहीं, इसकी जरूरत है बस एक डायलॉग याद रखना है। क्या? जब एक स्टेडी स्टेट आ जाती है ना, तो हीट करंट थ्रू आउट द मेटल रॉड सेम चलती है। हीट करंट ऐसा नहीं ज्यादा घुसी कम निकल रही है, ज्यादा घुसी कम निकल रही है, या कम घुसी ज्यादा निकल रही है। हीट करंट थ्रू आउट द मेटल रॉड रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन ये स्थिति थोड़ी देर बाद जनरेट होगी। आइए एक सवाल कराता हूं, मेरा आपसे प्रॉमिस, सिर्फ एक सवाल, बिलीव मी, एक सवाल, फिर छोड़ दूंगा। लो, बच गए नहीं बल गए। यदि कल सुबह पढ़ा था तो मैं 1 2 3 सवाल कराता खुद ही, और अब एक कराऊंगा, 2 होमवर्क में दूंगा, और होमवर्क या तो वीडियो बना के छोड़ दूंगा या फिर नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को दूंगा, है ना। तो एक छोटा सा सवाल करा रहा हूं जो आपका मोमेंटम बना देगा, फिर आप खुद भी कर पाओगे। सवाल है तो सॉल्व एग्जाम्पल, मे बी ड्रेन हो रही है। तो क्वेश्चन है, मेरे में पेज 288 है, एग्जाम्पल 11.6 है, एग्जाम्पल 11.6। अब पेज नंबर सबके अलग अलग है, उसका फिगर बना देता हूं। फिगर क्या है, यहां पर एक भट्टी है, ठीक है, 1 मिनट, और यहां कॉपर है, 1 मिनट, कॉपर, एक कॉपर रॉड है और एक स्टील रॉड है, ठीक है। समझना फिगर में, ये स्टील रॉड है, फिर ये कॉपर रॉड है। दोनों रॉड के क्रॉस सेक्शन कम ज्यादा दे रखे हैं, एक से नहीं। इधर स्टील का ये एंड 300 डिग्री सेल्सियस में झोंक दिया है फर्नेस, और कॉपर का वो एंड आइस बॉक्स 0 डिग्री सेल्सियस पे झोंक दिया है।
जो मैं 100 जीरो पे समझा रहा था वो 300 जीरो पर है, लेकिन यहाँ दो रॉड कंबाइन। एक चीज और हो रही है इसमें, एक चीज और हो रही है, वो ये हो रही है, आप देखना आपकी एनसीईआरटी में यहां पर थोड़ा नीला नीले रंग का शेड हो रहा है, यहां पर नीले रंग का शेडिंग हो रही है। ये शेडिंग आपके सवाल को आसान करने के लिए और एक्यूरेट बनाने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को एक्यूरेट बनाने के लिए करिए। इस सवाल को प्लीज, मैं मानता हूं क्लास काफी लेट हो गई, बस इस सवाल को और देख लो, फिर नहीं कराऊंगा बिलीव मी। ये पता है क्या कह रहा है एक्चुअली, जब मैं ये पढ़ा रहा था तो इसमें एक चीज और सोचो, जब ये सिरे गर्म होंगे तो सराउंडिंग को भी तो हीट एनर्जी पास आउट कर देंगे ना, सराउंडिंग को भी तो, क्योंकि सराउंडिंग मान लो 20 टेम्परेचर हुआ, इसका टेम्परेचर 80 हो चुका है, तो 80 से 20 एनर्जी ऐसे भी भगेगी, वो तो भगेगी। लेकिन ये जो नीले रंग की शेडिंग है वो ये बता रही है, वो ये बता रही है कि ये हमने इंसुलेशन कर दिया है, तो अब जो भी हीट करंट फ्लो होगी वो ऐसे ही जाएगी, बाहर नहीं जाएगी, बस इसका रोल ये है। अब देखिए ये स्टील है, ये कॉपर है, एस और सी लिख देता हूं। अब हीट करंट जो फ्लो हो रही है उसको देखिए, अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा एरिया है तो यहां ज्यादा एरो बनाओ, ज्यादा एरो बनाओ, यहां छोटा एरिया। एक्चुअली आप एक चीज बताइए, यदि एक पाइप है आगे जाके, है ना, और आगे जाके इसमें कचरा फंस गया है, मतलब आगे जाके कचरा फंस गया है, तो क्या ये संभव है, या ऐसे समझो आगे जाके सड़क सक्रिय हो गई है, तो क्या ये संभव है कि गाड़ियां तेज रफ्तार से, यहां तेज रफ्तार से चल रही हो और यहां धीमे धीमे चल रही हो, सड़क सक्रिय हो जाएगी, है ना, थोड़ी सी सड़क सक्रिय हो जाए, इमेजिन करो, तो आप सब जानते हो कि थोड़ा फ्लो अलग हो जाता है वाहनों का। तो क्या ये संभव है कि यहां अलग फ्लो से चले गाड़ियां, यहां अलग फ्लो से चले, और गाड़ियां को यूं चलना है, बोलो क्या ऐसा संभव है कि यहां पीछे तेज तेज चल रही हो, जू 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 जू, है कंटिन्यूटी में कह रहा हूं, कंटिन्यूटी में, कम से कंटिन्यूटी में, मैं कंटिन्यूटी में कह रहा हूं कि एक के पीछे एक, एक के पीछे एक के पीछे एक लगी हुई है। तो जब भी एक ट्रेन के डिब्बे चल रहे हैं ना, वो तो ट्रेन की यदि इंजन की स्पीड धीमी हो जाएगी, इंजन की, तो डिब्बों की भी स्पीड धीमी हो जाती है, ऐसे समझो। आगे जाके यदि इंजन की स्पीड धीमी हो गई तो पीछे ट्रेन के डिब्बों की भी स्पीड धीमी हो जाती है। अब इस सवाल में डाटा दे रखे हैं, वो पीछे दे रखे हैं। सवाल में दे रखा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ स्टील कॉपर जंक्शन। ये रही स्टील, ये कॉपर, ये जंक्शन है, ये जहां इन दोनों की मुलाकात हुई। हमें टी जे टेम्परेचर ऑफ जंक्शन निकालना है। अनकंफर्टेबल हो तो टी लिख दिया मैंने खाली। हमें इसका टेम्परेचर पता है 300, इसका पता है 0, और हमें यह भी पता है कि 300 से फिर 290, 280, 200 ऐसे ऐसे घट रहा होगा। तो हमें यहाँ का बताना, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। और सवाल को करने के लिए वो ये कह रहा है टेम्परेचर ऑफ द स्टील कॉपर जंक्शन इन द, अगला वर्ड पढ़ो, इन द स्टेडी स्टेट। जो बताई थी मैंने स्टेडी स्टेट, यानी जब आंधी तूफान चल रहा है तब नहीं, जब डस्ट सेटल हो गई तब। लेंथ ऑफ द स्टील रॉड, यहां से यहां तक की लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है स्टील की, और ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है ना, 10 सेंटीमीटर। और दे रखा है टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस 300, ये 0। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील रॉड इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर। मतलब यदि ये एरिया ए है, ये वाला एरिया ए, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है स्टील का वो 2a है, ये मान सकते हैं हम, क्योंकि सवाल बोल रहा है कि कॉपर का जो भी एरिया है स्टील का उसका ट्वाइस है, ठीक। और आगे दे रखा है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील, ये जो के है, जो भगवान ने सबका अलग अलग दिया है, स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है 50.2, और वही यूनिट अपने आप निकालना, मैं इसे ऐसा यूनिट लिख दिया बस, 52 यूनिट ऐसा यूनिट में दे रखी है। और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर 385 ऐसा यूनिट दे रखी है ना, ये दे रखी है। ये सवाल में डाटा दे रखे हैं और हमको इन डाटा से इधर का टेम्परेचर निकालना है। तो पहली बार है तो मैं ही कराऊंगा इसको। देखिए, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट है तो हम ये तो समझ गए रेट ऑफ, पूरे में हीट करंट एक सी चलेगी, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू स्टील रॉड, थ्रू स्टील बराबर होगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू कॉपर। होगी कि नहीं होगी? स्टेडी स्टेट सवाल ने बोला है,
तो जो हीट करंट यहां फ्लो हो रही होगी वही हीट करंट यूं जाएगी, वही हीट करंट जारी होगी। ठीक, अब हीट करंट का फॉर्मूला ये था ना, के ए डेल्टा टी अपॉन एल। ये भी हीट करंट है तो इसके भी लिए लगेगा के ए डेल्टा टी अपॉन एल। लेकिन ये फॉर्मूला स्टील रॉड के लिए लगाऊंगा और ये फॉर्मूला कॉपर के लिए लगाऊंगा। तो चलिए, जब स्टील थ्रू स्टील, तो स्टील का एरिया, स्टील का टेम्परेचर डिफरेंस, स्टील का लेंथ, और जब ये फॉर्मूला कॉपर के लिए लगाऊंगा तो कॉपर का एरिया, कॉपर की रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस एंड पर जो लग रहा है ये। तो चलिए रखते हैं, ये कितना रखूं स्टील का, दे रखा है 50.2। स्टील का एरिया 2a, ये एरिया देखो 2a। स्टील के एंड पर जो टेम्परेचर डिफरेंस लग रहा है, अब स्टील बताना, यहां डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, T1 माइनस T2, जो उस रॉड पर इधर उधर लग रहा है। तो इस डेल्टा टी एस का मतलब होगा 300 माइनस टी, क्योंकि स्टील का एक एंड 300 पर है और स्टील का एक एंड का टेम्परेचर हमें पता ही नहीं है, वो हमने टी मान लिया है। तो यहां आएगा 300 माइनस टी अपॉन लेंथ ऑफ स्टील 15 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया मैंने, बराबर। अब ये फॉर्मूला जो हमने लगाया वो कॉपर के लिए लगा दो। कॉपर का क्या 385 दे रखा है सवाल में, एरिया उसका ए मान लिया है हमने। अब बताइए यहां पे क्या लिखूं, टी डेल्टा टी कॉपर, जो कॉपर के एंड पर टेम्परेचर डिफरेंस सेट है। कॉपर का एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, तो टी माइनस जीरो अपॉन लेंथ ऑफ वो 10 सेंटीमीटर है। तो अब ये सवाल आपके पाले में है, ए से ए कटा, 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर माइनस 2 कटा, इसे सॉल्व कर लेंगे कि नहीं। तो आज की क्लास यहीं पर, होमवर्क क्वेश्चन सुन लीजिए, इसको तब आप कर लोगे। इससे अगला एग्जाम्पल, ये तो 11.6 है, 11.7 एग्जाम्पल, क्योंकि हमारी मुलाकात अब ट्यूसडे को होगी, ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे। एक तो ये करना है और एक करेगा 19 और 20, एक्सरसाइज का 19 और 20। ओके बेटा, थैंक यू बेटा फॉर योर, देखो 1.5